जितना मैंने जो सोचा था उससे बहुत बढ़ के है ज़िंदगी। कुछ अपने लिए जीना और कुछ दूसरों के लिए जीना ही एक ज़िंदगी है। हमारी जो सोसाइटी है समीर, वहाँ ये टैबू बना हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता। यू टेल मी हाउ यू डील विद योर स्ट्रेस। मैं अब उस फेज़ से बड़ा आगे आ चुका हूँ कि अगर कोई बात भी करता है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी बात आप चाह के भी ना बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो बहुत ही आपको ट्रिगर कर जाती है, लेकिन देखिए वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। देखिए आपके पैटर्न्स ना जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले आपका एक लिंक बनता है, फिर आगे लिंक जाता है, फिर दूसरा लिंक, तो वो किसी ना किसी फेज़ पे वो चीज़ स्टार्ट होती है। जब आप उसको रिवर्स करना सीख जाते हैं ना उस प्रोसेस को, तो फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आई हैड लिटरली क्राइड, और कभी-कभी तो मैं आई नो। कुछ लोगों के सामने भी रोया हूँ और कभी अकेले में भी रोया हूँ। हमारी सोसाइटी में मर्द को क्यों इतना नेगेटिव लिया जाता है? हमारी सोसाइटी में मर्द को हमेशा जालिम के तौर पर क्यों लिया जाता है? तो ये मैं बड़ी तल्ख़ बात कर रहा हूँ और ये जेन्युइनली हाँ। ट्रू है। तो वो क्यों इस तरह हो गया, क्योंकि वो मीडिया ने चीज़ आम कर दी है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। बस मर्द जो है ना वो बस क्या कहते हैं बला है कि उसके अंदर ना कोई दिल नाम वो की कोई जालिम है, वो दिल ऐसा नाम की है, वो वैसा एग्ज़ैक्ट है, इस टाइप के अल्फाज। एग्जैक्टली अब इसमें ना मसले मसाइल भी डिफरेंट होते हैं। घर के कुछ मसले होते हैं जो कि आप वर्क स्पेस पे नहीं डिस्कस करना चाहते या नहीं कर सकते। समटाइम्स हमें नहीं मिलता कोई, देन व्हाट? पहले मैं इस चीज़ को बुरा भी समझता था, लेकिन अब मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ कि मैं ना ज़्यादा देर एक चीज़ नहीं कर सकता, मैं बोर हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे वर्ड्स में सुनता था कि यार इसका मतलब क्या है, तो मैं फिर डिक्शनरी खोल के बैठ जाता था। साथ साथ ये भी चीज़ों को देखें कि आप किसी ना किसी इनिशिएटिव में, किसी ना किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि आपका टाइम उस ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाए। कुछ लोगों में ना उम्मीद की जो किरण होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। एक जो क्वेश्चन ना सबके माइंड में आता है कि हाउ टू परस्यू योर गोल या योर कैरियर एज यू वांट। मेरी वो जर्नी स्टार्ट थी और मैं जब मैट्रिक में गया ना तो उस टाइम एक क्लैश हो गया। कह तो देंगे कि मैंने ये नहीं करना, लेकिन मैं करूँगा क्या, आप क्या कहेंगे। मैं काफ़ी परेशान हुआ, ऐसे लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैंने क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब उसके बाद ना 90% केसेस में कॉल सेंटर की जॉब्स होती हैं बंदों के पास। अब यूनिवर्सिटी में आपने करनी होती है आगे स्पेशलाइजेशन, कि जी आपने क्या फ़ील्ड चूज़ करनी है। अच्छा, तब तक ना मैं अपनी फ़ील्ड में काफ़ी हद तक ना इन्वॉल्व हो चुका था और मेरा पढ़ाई से ना थोड़ा सा स्टेप मैंने पीछे कर लिया हुआ था। तो मुझे समझ आ गई कि यार सब कुछ पढ़ाई नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जो मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एक कमाने वाला है जो कि सिर्फ मेरे पापा थे, और कोई कमाने हाँ। वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी की फीसिस कहाँ से भरी। अब मैं उन दिनों में ना और ही डिप्रेशन में चला गया। इस चीज़ से कैसे डील करना है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करें। अब हमने ना आगे लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखा करें, लेकिन अगला एक्सपेंस मैं आपको बताता हूँ। जो अगला मसला खड़ा होना था, खुद भी ज़लील होऊंगा और घर ये वालों को भी क्या? मैंने ज़लील करना है। मैं तो गया, ये कैलकुलेशन आपने करनी है ताकि आपको समझ आए। मैंने कहा अच्छा चले मैं कोई नहीं, मैं जॉब स्टार्ट कर दूंगा। कॉल सेंटर की जॉब मुझे ना बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे शुरू से बहुत बुरी लगती है। उस टाइम अग क्या एज होगी समीर? मतलब जिस जितना ये तुम जो सारा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो, उस टाइम एज क्या होगी एग्जैक्टली? कुछ याद है तुम्हारी क्या थी? 18 या 19 साल। खुशकिस्मती भी समझता हूँ कि अगर वो चीज़ें ना हुई होती तो मैं इतना जो स्ट्रॉन्ग हूँ या इस लेवल पे पहुँचा हूँ ना, तो शायद मैं ना पहुँच पाता। लेकिन मेरे पास जस्टिफिकेशन भी थी कि अगर ना हुआ तो क्या, पेरेंट्स से लड़ जाते हैं, लेकिन डिफेंड ही करना आता ना उनको। क्योंकि मैंने अपने 8th क्लास में अपने आप को कर लिया था कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। अब मेरा कॉन्फिडेंस देखे क्या, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप मुझे जॉब दें, मैनेज कैसे करना है वो मेरा काम है। क्योंकि वो एक जज्बा था ना कि यार मेरे पास 5 साल का टाइम है, उसमें अब मेरे पास कोई पीछे मुड़ने वाला चक्कर नहीं है। कहते हैं कि जब आपकी नीयत साफ़ हो ना तो खुदा आपके लिए वैसे ही रास्ते खोलता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होगी। वो मेरी एक प्रॉपर कॉर्पोरेट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब थी, और यू कैन इमेजिन जब मैंने उनको ज्वाइन किया था और आई वाज़ द ओनली पर्सन जो एज में सबसे कम था, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी बैचलर्स की। इंटरमीडिएट में मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ अपने स्किल की वजह से। बहुत से लोग जिनको मैं बेवकूफ़ समझता हूँ जनरेशन गैप को समझ नहीं पाते। बेसिकली दिस इज़ जनरेशन गैप। तो उसके बाद कोविड आ गया था, तो मेरी जॉब ना चली गई, फ्रीलांसिंग का रूज आ गया। तो फ्रीलांसिंग से भी मुझे पता ही नहीं था कि फ्रीलांसिंग होती है कोई चीज़। उस टाइम मुझे समझ आई कि फाइवर, अपवर्क, कोई ये चीज़ें कुछ होती हैं। और ऑनलाइन जब मेरे अकाउंट में पहली दफ़ा पैसे आए ऑनलाइन अर्निंग से, अब यकीन नहीं जान सकती, वो मेरे लिए एक ऐसी कोई नई चीज़ थी कि मैंने सिर्फ सुना था कि इंटरनेट से लोग पैसे कमाते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपको लोग किस किस वजह से पहचाने? कुछ लोग मुझे पागल भी समझेंगे इस स्टेटमेंट के बाद। अब मेरा ना गोल इससे भी बड़ा है। मेरा जो मेन मिशन है या मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद खुदा ने रखा है कि मोटिवेशन जो है ना वो टेम्पररी है, ठीक है।
जो आपके अंदर एक आग है ना, वो जब आग जल जाएगी ना, तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस आपको तब ही आएगा जब आप जंप करेंगे उस रेस में, ज़िंदगी की रेस में। एज इज़ जस्ट अ नंबर। कि अल्लाह जब हमें चूज़ कर रहा है किसी की ज़िंदगी में जानने के लिए, किसी की कहानी का एक किरदार बनने के लिए, वो हमें एक अच्छा किरदार बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। रम्ज़ की नई एपिसोड के साथ हम फिर से हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। क्योंकि हमने पिछली किस्त में भी आप लोगों ने देखा था कि क्योंकि पिछली किस्त में मैं गेस्ट थी और समीर जो थे वो हमारे होस्ट थे। तो आज हमने सोचा कि आज हम समीर की ज़िंदगी के नशीब-ओ-फ़राज़ के बारे में जानेंगे, समीर की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि बेसिकली उनकी ज़िंदगी का रम्ज़ क्या है। समीर की ज़िंदगी के वो जो उतार-चढ़ाव हैं जिन्होंने समीर को समीर बनाया वो क्या हैं? तो आज मैं होस्ट हूँ और आज समीर गेस्ट हैं। जी समीर, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। अभी तो फिलहाल पहली 2-3 एपिसोड में हम दोनों ही एक-दूसरे को इनवाइट भी कर रहे हैं और एक-दूसरे से इंटरव्यू भी ले रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और थैंक यू सो मच कि आपने ये मशवरा दिया कि हम लोग एक एपिसोड हम एक दूसरे पे भी करें, ताकि हमें भी लोग जान सकें, और फिर आगे हम लोगों को इनवाइट करना शुरू करें। बाय द वे, मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा जो लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। जो चीज़ हम चाह रहे थे, और हम वैसे हमारे माइंड में 50-50 था, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी इनवाइट करें, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें टारगेट की हैं जो कि आई गेस जो मेरे माइंड में और शफ़ा के माइंड में था कि हम इस चीज़ पे बात करें जो कि काफ़ी लोग बात करना चाहते हैं पर उनको मौका नहीं मिल पाता। तो काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया है, तो हम बड़े खुश हैं उस रिस्पॉन्स से। और हमने ना बस एक आगाज़ देना था उन्हें और हमने एक आगाज़ दिया है और मुझे खुशी इस चीज़ की इतनी हो रही है ना, समीर के बाकायदा मैसेजेस करके कह रहे हैं कि हम लोग आना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके रम्ज़ में आपके साथ शिरकत करने के लिए। तो मुझे बिल्कुल ऐसे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब वो एक होता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना अपने अंदर भरे बैठे हैं, वो निकालना चाह रहे हैं अपने अंदर से, अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने पिछली एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था ना कि मतलब कोई होना चाहिए, बस वो कोई दीवार हो जाए, कोई डर हो जाए, कुछ हो जाए, बस जहाँ हम अपना आप निकाल सकें, अपना आप बता सकें। और मुझे लगता है बस हमने एक वो स्टार्ट जो देना था ना, हमने दे दिया है लोगों को। एग्जैक्टली मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ, और जो मैंने जब रिस्पॉन्स देखा और जो टॉपिक्स हमारे माइंड पे भी नहीं थे, और अभी रिसेंटली जैसे वो एक थे हमारे इंस्टाग्राम पे शफ़ा, जो कह रहे थे कि मैं हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस के ऊपर आई गेस वो डिस्कस हाँ, करना हाँ, चाह रहे हाँ, हैं। ज़्यादा तो हाँ। ऐसे टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं जिस पे हमने कभी कुछ सोचा भी नहीं होगा, और वो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम सब आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। बस अभी हमारे 4-5 एपिसोड जो हम लोगों ने खुद सोचे हुए थे वो कर लें, ताकि हमें लोग जान सकें, रम्स को जान सकें। तो इंशाल्लाह आपकी जो रम्स है वो भी हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। सो जी शफ़ा, स्टार्ट करें, ओवर टू यू। जी, समीर, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो समीर मुझे ये बताएँ कि आपकी ज़िंदगी की क्या रम्ज़ है? ज़िंदगी की रम्स को थोड़ा सा मुझे आप मज़ीद एलेबरेट करें कि आप किस बारे में पूछना चाहेंगी? आप ज़िंदगी को किस ज़ाविये से देखते हैं? अपने एक तो हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे भी जाएँगे आगे, जो-जो हमारा ये एपिसोड आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन वो एक होता है ना, एक पहला नज़रिया जो होता है, ज़िंदगी की स्पीड में कदम रखते साथ एक हमारा पहला नज़रिया होता है ज़िंदगी को जानने का, लोगों को जानने का। आपका वो पहला नज़रिया क्या है? अगर मैं, वैसे तो मेरी गुफ्तगू कुछ लंबी चली जाती है, शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं, लेकिन अगर अभी जो ज़िंदगी के 24 साल मैंने गुजारे हैं, डेफ़िनेटली बचपन से ही तो नहीं, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो उसके बाद अगर आप कह लें कि 20 साल या 19 साल जो कह सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी 24 एज है, तो अभी 25 का हो जाऊँगा। तो जो मेरे 24 साल ज़िंदगी के गुज़रे हैं, और मैंने जब लोगों को समझना शुरू किया, और अभी भी क्योंकि आप मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ या स्टूडेंट हूँ ज़िंदगी का, तो अभी भी चीज़ें सीख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं समराइज़ करूँ अपनी इस छोटी सी जर्नी को, क्योंकि अभी बहुत जर्नी आगे है, कहते हैं वो मंजिलें और भी हैं,
तो अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। इम्तिहान और भी हैं जी, आपको बेटर उसका आइडिया होगा। तो बेसिकली उसमें यही है कि जितना मैंने जो सोचा था अ, उससे बहुत बढ़ के है ज़िंदगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। उसमें उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। कभी-कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब हम ऐसे अभी जैसे हम एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, रम्ज़ हमने स्टार्ट किया है, तो जब इस तरह की इनिशिएटिव आप लाइफ में लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और अगर बहुत मैं एक शॉर्ट सेंटेंस में अगर बोलूँ, तो कुछ अपने लिए जीना और कुछ दूसरों के लिए जीना ही एक ज़िंदगी है। तो यही मेरी एक रम्ज़ है शॉर्ट फॉर्म में। और इसके अलावा जो आप क्वेश्चन मेरे से करेंगी, डेफिनेटली आई वुड लाइक एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट एज़ वेल। अच्छा, अभी ना एक चीज़ जो तुम्हारी ही इन बातों से मेरे एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया, मैं चाह भी रही थी बहुत टाइम से ये क्वेश्चन करना। तुम मेरे सामने हो, चलो आगाज़ मैं तुमसे ले लेती हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ है कि आगे जो भी हमारे साथ गेस्ट होंगे, ख़ासकर जो मेल होंगे, जो हज़रात होंगे, मैं उनसे ये क्वेश्चन लाज़मी करना चाहूँगी। अब देखो, तुमने अभी डिस्कस किया कि हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नशीबो-फ़राज़ आते हैं हमारी एग्ज़ैक्टली। लाइफ़ में। हमारी जो सोसाइटी है समीर, वहाँ ये टैबू बना हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता। वो एक जो ख़ास किस्म का डायलॉग है। या अक्सर हमारे यहाँ ये होता है ना कि जो मेल जो होते हैं वो अपने इमोशंस को वैसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते। क्योंकि हमने जो पहली एपिसोड की वो हमने की भी एंग्ज़ायटी के बारे में, और हमने डिप्रेशन के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। So now you tell me how you deal with your stress, with your anxiety, with your depression. अच्छा, वैसे मैं आपको ना थोड़ी-सी अगर अपनी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और इन चीज़ों का थोड़ा बताता चलूँ ना, तो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से पूछा है कि ये वो फिगर्स हैं जो मतलब हर कोई फेस कर रहा है, एग्ज़ैक्टली ऐसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, लाज़मी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गुज़र रहे हैं। जेंडर है ये, बिल्कुल ऐसा ही ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे आप नज़रें नहीं चुरा सकते, जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे ही। सो जब आप मुझे ये बताएँ कि जब आप इसमें होते हो तो आप इसको कैसे डील करते हो? शायद अच्छा। इससे बहुत से जो हमारे हैं, जो हैं मेल हैं या जो हमारे हज़रात हैं, उनको सुनने में उनको कोई मोटिवेशन मिले, मदद मिले। अच्छा, इसमें ना पहले मैं अगर बताऊँ तो मुझे ना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का ना बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। क्योंकि बेसिकली ना इसको फ़िगर आउट, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में बात की है ना, कि पहले इसको आइडेंटिफ़ाई करना आपको आना चाहिए। काफ़ी लोग ना बड़ी एज में भी वो इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि वो क्यों इस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। अगर मैं पिछले कुछ 4-5 साल पीछे जाऊँ, या आप कह लें उसको भी थोड़ा-सा मैं अगर लिमिटेड करूँ, तो 2-3 साल पहले मुझे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस का कुछ पता भी नहीं था। जब कॉर्पोरेट जॉइन किया तो उसके बाद थोड़ा आइडिया हुआ कि बेसिकली स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी क्या होती है। और उसके अलावा फिर उसमें दूसरे फैक्टर्स भी थे, रिलेशनशिप्स भी होते हैं आपके, उसमें भी वो भी बीच में आ जाते हैं। उसके ब्रेकअप्स होते हैं। ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ होती है, कोई फ्रेंड्स के साथ कोई बहस वगैरह हो जाए, या फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस चलना शुरू हो जाती हैं कि जो हम किसी से चाह के भी डिस्कस नहीं कर पाते। तो अभी तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं काफ़ी हद तक अपने आप को सँभाल लिया, और 2-3 सालों में मैंने अपने आप को समझा भी लिया है कि इसको कैसे इससे डील करना है। तो सबसे पहले जो मेरी अब प्रैक्टिस रहती है ना इस चीज़ को डील करने की या इसको सॉल्व करने की, सो पहले मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम राइज़ कहाँ से हुई है, मतलब कहाँ से इसकी जड़ क्या है, ठीक है? क्योंकि देखिए, मिसाल के तौर पे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आप कहते हैं कि जी किसी ने कोई बात कर दी है, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया है, या तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, और वो एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं अब उस फ़ेज़ से बड़ा आगे आ चुका हूँ कि अगर कोई बात भी करता है ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कंप्लीटली नहीं, डेफ़िनेटली कोई 20-30% अभी भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी बात आप चाह के भी ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो बहुत ही आपको ट्रिगर कर जाती है। लेकिन देखिए, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ़ है। अगर खुशियाँ ही हों, गम ना हो, तो फिर उस ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। ठीक है? तो जैसे हम खाने डिफ़रेंट टेस्ट के खाते हैं ना, कि अगर कभी मिर्चों वाला, कभी बिल्कुल सादा, और कभी कोई स्वीट डिश होती है, तो वो फिर हमें हमारे फ्लेवर और टेस्ट रहता है माइंड में।
ज़ुबान पे। तो इसी तरीके से ज़िंदगी भी है कि अगर आपको गम ना मिले, खुशियाँ ही हों, तो आपको बोरियत, क्योंकि जब चीज़ एक कांस्टेंट हो जाती है ना, चाहे वो कोई भी आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल राइटिंग है, आप एक ही किस्म की राइटिंग कर रहे हैं और एक ही जगह पे बैठ के कर रहे हैं, तो वो फिर ना एक कांस्टेंट, जब भी कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो आपको उसका मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी सबसे पहले तो ये होती है अप्रोच कि मैं ट्राई करता हूँ कि उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप, मतलब देखिए, आपके पैटर्न्स ना जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले आपका एक लिंक बनता है, फिर आगे लिंक जाता है, फिर दूसरा लिंक, तो वो किसी ना किसी फेज़ पे वो चीज़ स्टार्ट होती है। जब आप उसको रिवर्स करना सीख जाते हैं ना, उस प्रोसेस को, तो फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई बात की है जो मुझे ट्रिगर करेगी और मेरे तक किसी तरीके से वो पहुँच गई है, पहली अप्रोच मेरी क्या होनी चाहिए कि मैं उस बंदे से पूछूं एग्जैक्टली जिसने बात की, क्योंकि मुझे तो किसी से बात पता चली, ठीक है? एक ईडियम है इससे, थ्रू आउट द हॉर्स माउथ, कि जब तक आप उस बंदे से ना सुन लें जो कि जिसने वो बात की है, तो आप कोई भी ना अपने माइंड में इमेजिनेशन ना बनाएं। और ये 90% केसेस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो जब आप उस बंदे से पूछ लेते हैं तो 90% तो ऐसा होता है कि उसने वो बात की नहीं होती और आप तक वो किसी और तरीके से पहुंची होती है ठीक है? तो आप एवी वो ना उसको पता नहीं क्या बना के और कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले वो कर लें। अगर इन केस उसने बात की भी है तो आप इसको इग्नोर कर दें, सिंपल, ठीक है? क्योंकि इग्नोर करने से क्या होगा कि उसने तो बात कर दी है, लेकिन आपको तो पता नहीं कि आपकी ज़ात उस तरह की नहीं है, या वो आप में वो क्वालिटी नहीं है जो उसने वो बात की है, अगर कोई गलत बात भी उसने की है तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। और मर्द को दर्द नहीं होता, ये आजकल के दौर में मैं कहूँगा बहुत ही गलत बात है, और इस पे काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स चल भी रही हैं। आई हैड लिटरली क्राइड, और कभी कभी तो मैं आई नो। कुछ लोगों के सामने भी रोया हूँ, और कभी अकेले में भी रोया हूँ, ठीक है? कहते हैं वॉशरूम में जाके नहीं रोना चाहिए, लेकिन कभी कभी आईने के सामने खुद को देख के रोया हूँ कि मुझे मैं लगता है क्या कि चीज़ हूँ। मेरे नज़दीक वो मर्द बहुत बहादुर होते हैं जो रो लेते हैं, जिनको पता होता है अपने इमोशंस कैसे डिस्क्राइब करने हैं। ऐसे। क्योंकि आई नो मैं इस चीज़ से इस वज़ह से मैं ये चीज़ पूछना भी चाह रही थी, हम ये इस चीज़ को ना तुम्हारे साथ डिस्कस भी करना चाह रही थी तुम्हारी तुम्हारी इस इंटरव्यू के दौरान या वो सारा कुछ करने के दौरान, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ ना, क्योंकि आई एम नॉट एक्सप्रेसिव वन, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर एग्रेशन ले आती है। ऐसे। वो चीज़ हमारे अंदर से फिर बाद में बहुत बुरी तरह से गुज़रती है, सॉरी निकलती है। अब देखो हमारी सोसाइटी में मर्द को क्यों इतना नेगेटिव लिया जाता है? हमारी सोसाइटी में मर्द को हमेशा ज़ालिम के तौर पर क्यों लिया जाता है? इस वजह से क्योंकि अब देखो पहले जो एपिसोड थी उसमें भी मैंने ये कहा था जब हम सही जगह पर, सही मुकाम पर, सही वक़्त पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने एग्जैक्टली। इमोशंस को नहीं बता पाते हैं। हम किसी को यही नहीं बता पाते हैं कि देखो ज़रूरत है, देखो मत जाओ। ठीक है? एग्जैक्टली। ये चीज़ें हैं जो हम हमें लगता है अब मर्द ये चीज़ें ना ओपनली डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। वो एक उनमें ईगो, असल में वो कहते हैं ईगो ना, क्या है? मीडिया जो है ना, बेसिकली देखें, हाँ। हमेशा जब भी आपको कोई चीज़ पोर्ट्रे करता है ना, वो मीडिया के उसमें बड़ा, देखें पहले होता था, अब मैं आप थोड़ा तल्ख बात बताने लगा हूँ, लेकिन ये होता था कि आप ना बुज़ुर्गों के साथ या अपने एल्डर्स के साथ कोई टीवी पे ऐसा सीन नहीं देख सकते थे। अभी भी होता है, लेकिन अभी भी ना वो आइटम सॉन्ग्स या वो छोटे-छोटे कपड़े थोड़े से इतने आम हो गए हुए हैं ना कि लोग अब ना फैमिलीज़ के साथ भी बैठ के देख लेते हैं कि वो उसमें जी कोई ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे ना। हुँ, तो ये मैं हुँ। बड़ी तल्ख़ बात कर रहा हूँ, और ये जेन्युइनली हाँ। ट्रू है। तो वो अब क्यों इस तरह हो गया, क्योंकि वो मीडिया ने चीज़ आम कर दी है, ठीक है? तो जब भी कोई क्यों अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, कोई भी ब्रांड स्टार्ट करता है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, या ये मर्द को दर्द नहीं होता इससे रिलेटेड है, या वुमेन राइट्स के ऊपर है, तो मीडिया का इसमें ना बहुत बड़ा रोल होता है। तो मीडिया ने अब क्योंकि वो रिवर्स हो रही हैं चीज़ें और दोबारा से लोग इस पे भी कैंपेन्स कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने बस वो चीज़ कर दी है कि मर्द जो है ना वो मैस्कुलिन, एक कहते हैं ना मैस्कुलिन चीज़ जो होती है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, बस मर्द जो है ना वो बस क्या कहते हैं बला है कि उसके अंदर ना कोई दिल नाम वो की कोई ज़ालिम है, वो दिल ऐसा नाम की, है, वो वैसा है, एग्जैक्ट इस टाइप के अल्फ़ाज़। एग्जैक्टली। तो उसमें ना मतलब कह लें कि दिल है ही नहीं है ना, वो तो बस सख्त जान है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ ना फिर आपके माइंड पे भी इफ़ेक्ट होती है, तो फिर लोग समझते हैं कि यार मैं मर्द हूँ, मैं मतलब बंदा हूँ, कह लो कि मेल हूँ, तो
अगर मैं ये चीज़ किसी के सामने एक्सप्रेस करूँगा ना तो मेरे ईगो हर्ट होगा, या वो मुझे समझेगा कि यार तू मर्द होके रो रहा है या तू मर्द होके परेशान हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो बेसिकली है ना, काफ़ी ज़्यादा वो मीडिया ने भी, मैं समझता हूँ कि की है। और आप बेशक चाहें कि जी मीडिया आपका फैक्ट नहीं करता, लेकिन आपको कहीं ना कोई ऐसी वीडियोस नज़र आएंगे तो आपके माइंड में ये सही सेंस बात डेवलप है। हुई है, ठीक है। चाहे वो आपने बिलबोर्ड देखा है, आपने बेशक अनइंटेंशनली उसकी तरफ देख लिया, क्योंकि राह जाते भी तो कुछ इस तरह की चीज़ लगी हो सकती है, ठीक है। आप यूट्यूब स्क्रॉल करें, उस पर कोई थंबनेल आ गया, बेशक आपने वीडियो नहीं देखा, उसका टाइटल आ गया, ठीक है, आपने वीडियो के अंदर नहीं देखा। आपने इस पे फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी चीज़ आ गई, बेशक आपने उसको पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई, तो आपके माइंड में तो वो चीज़ रजिस्टर्ड हो गई है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, हम मार्केटिंग की फील्ड में, हमें पता है कि कैसे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो है वो काम करती है, कि आप माइंड में किस तरह एम्बेड करते हैं चीज़ को। तो इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, और मैं समझता हूँ कि मीडिया की वजह से ये चीज़ हुई है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे वो आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, या आपके वर्क स्पेस पे हैं, ठीक है। अब इसमें ना मसले मसाइल भी डिफरेंट होते हैं। घर के कुछ मसले होते हैं जो कि आप वर्क स्पेस पे नहीं डिस्कस करना चाहते या नहीं कर सकते, ठीक है। या फ्रेंड्स के कुछ मसले होते हैं जो आप घर में नहीं कर सकते, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। वर्क स्पेस के कोई मसले होते हैं जो आप घर में नहीं डिस्कस घर कर में नहीं सकते। कर वो पाते। कहेंगे जी अच्छा, आप तुम नौकरी करने जाते हो या जाती हो, तो आपके उधर मसले हैं, आप घर उठा के ले आ रहे हो। या घर के मसले उधर करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि भाई आप इधर काम करने हैं, तो घर के मसले। तो डेफिनेटली फिर उसमें ना कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिस पे आप डिस्कस कर सकें, लेकिन ये बिल्कुल लेकिन गलत गलत समटाइम्स फ़िक्र है। जी, जी। हाँ, समटाइम्स हमें नहीं मिलता कोई, देन व्हाट? देखें अच्छा, उस सिनेरियो में ना, उस सिनेरियो से भी मैं गुज़र चुका हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो है प्रीस्ट बनने चला गया था, तो जब वो प्रीस्ट की स्टडीज़ में जाते हैं तो बेस्ट फ्रेंड ही है मेरा वो, अक्सर मैं उसका नाम भी लेता हूँ। तो नमान वो जी, तो वो प्रीस्ट बनने चला गया था, तो उस टाइम ना मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं था कि मैं जिससे बात कर सकूँ। तो उस सिनेरियो में मैंने क्या किया था, मेरा कुछ इस तरह का सीन था कि काफ़ी रोया भी, रोने से ये हुआ कि दिल हल्का हुआ। तो रो लेना चाहिए भाई, अगर इतने आप सख्त जान नहीं बने, ठीक है, कोई पत्थर दिल ना बने। और दूसरा ये है कि फिर मेरा ये होता था कि मैं अपने आप को ना दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेता था, ठीक है। और ये मेरी एक ना कह लें कि पहले मैं इस चीज़ को बुरा भी समझता था, लेकिन अब मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ कि मैं ना ज़्यादा देर एक चीज़ नहीं कर सकता, मैं बोर हो जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा रिकॉर्ड है, कॉन्टिन्यूसली मैं 2 या 3 माह सेम चीज़ करूँगा तो मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ उस चीज़ से या अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। तो फिर पहले मैं इसको नेगेटिव समझता था कि यार क्या मैं इस तरह नई चीज़ करूँ ना हर दफ़ा। तो फिर मैं क्या करता था कि मैं अपने आप को कहीं न कहीं नई चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू कर देता था, कि मैंने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, या मैंने यूट्यूब पे कोई सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, या मैंने ग्राफ़िक्स के अंदर अपनी कोई प्रोजेक्ट इस तरह का स्टार्ट कर दिया, या मैं किसी के साथ फ्री में उसका काम करना शुरू कर दिया। मतलब अपने आप को किसी न किसी के साथ ना मैं कोलैबोरेट कर लेता था। अभी तो डेफ़िनेटली फ्री में उस तरह काम वाला चक्कर नहीं होता, लेकिन अभी भी मुझे कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र आए जिस पे कोई अगला बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं फ्री में उसके साथ जुड़ जाता हूँ, ठीक है। अब देख लें रम्स भी हम कर रहे हैं, तो अभी हमें कोई बेनिफिट तो नहीं है ना इस चीज़ में, लेकिन क्या है लेकिन कि बेनिफिट है इसमें, बेनिफिट इस सेंस में लिटरली देखें। है। वैसे बताऊँ तो इतना वो जिसे कहते हैं ना स्रम्स की जब हम एपिसोड रिकॉर्ड्स कर रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, इसके बाद इतनी रिलैक्सेशन फ़ील होती है ना, वो अपना आप एक्सप्रेस करके, अपना आप डिस्क्राइब करके, सुन के, सुना के, वो कुछ इतनी चीज़ें होती हैं ना कि देखें बस मैं बता नहीं सकती उसके आई बाद। आई एग्री, लेकिन मैं आपको ना इसकी पूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मेरे कहने का मकसद क्या है। देखें अभी मोस्टली ना, अगर मुझे कोई या आपको या किसी को भी कोई सैलरी देगा ना, तो वो काम हम फ़ौरन कर लेंगे। हम हमारा जो दूसरा काम होगा ना उसको हम पीछे ले जाएँगे, ठीक है? तो इंस्टेंटली तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन जब अगर हम और उसका लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें रिलैक्सेशन क्यों मिलती है? क्योंकि हम अपने ख़यालात दूसरों के साथ ज़ाहिर कर रहे हैं, और उनको जब बेनिफिट होता है ना, तो उसका हमें एक फ़ायदा मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि यार हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी चेंज हो रही है। लेकिन अगर इन शॉर्ट टर्म की मैं अभी फ़िलहाल बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब एंग्जायटी, स्ट्रेस और ये चीज़ें होती हैं ना, वो एक शॉर्ट टर्म होती हैं, क्योंकि आप हर टाइम तो एंग्जायटी और स्ट्रेस में नहीं रह सकते हाँ, ना। मैं बेसिकली उस सेंस में आपको बात बता रहा हूँ। तो मैं अपने आप को ना किसी चीज़ में लिंक कर लेता हूँ। तो अभी मैंने, जैसे हम लोगों ने रम स्टार्ट किया, तो इस चीज़ में लिंक कर रहा हूँ ना, तो मेरा टाइम इसमें जा रहा है, मुझे वो ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा।
ठीक है? हाँ। तो अगर आप में से कोई देख रहा है ना, तो आप भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वॉलंटियर, बेशक आप लेट्स से प्लांटिंग वाली जो कैंपेन चल रही है आप उसमें हेल्प कर दें। आप अपनी यूनिवर्सिटी में आपकी काफ़ी सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है? एक तो आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि आप सोच नहीं सकते कि आप ऐसे-ऐसे अल्फाज सुनेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और वो आपकी वोकैबुलरी में बड़ा इज़ाफ़ा करेंगे, ठीक है? हम लोग हैं ना, तो हमें ऐसे-ऐसे वर्ड्स में सुनता था कि यार इसका मतलब क्या है, तो मैं फिर डिक्शनरी खोल के बैठ जाता था। या कभी-कभार आप दूसरों के कल्चर से सीखते हैं, ठीक है? दूसरों का कल्चर होता है कि वो किस कल्चर से बिलॉन्ग करता है, तो उसमें क्या चीज़ अनएथिकल है, क्या एथिकल चीज़ है, वो किस तरह बात करते हैं, वो बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप प्रोसेस सीखते हैं किसी भी चीज़ की। मिसाल के तौर पे कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, तो आप देखेंगे टीम वर्क आप सीखते हैं कि अच्छा ये चीज़ तुम कर लो, ये चीज़ मैं कर लूँगा। अच्छा चलो ये चीज़ तुम मुझ पे छोड़ दो। उसकी डेकोरेशन कैसे करनी है, ड्रेसेस उसकी जो भी हैं, ठीक है? तो आप उससे ये नहीं कि आपकी वो एंग्ज़ायटी और जो स्ट्रेस कम हो रहा है, आप उससे सीखते भी बहुत कुछ हैं। ठीक है? हुँ। तो मेरी बेसिकली अप्रोच ये रहती है कि या रहती थी या अभी भी यही रहती है, कभी इस तरह की सीन हो तो मैं कोई ना कोई चीज़ ना अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर आप समझते हैं ना कि आपके पास नहीं है, इबादत भी करें, इबादत उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जूज़ है, ठीक है? लेकिन डेफ़िनेटली आप हर टाइम इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि फ़रिश्तों और इंसान में मेरा ख़्याल है इसीलिए फ़र्क पाया ये जाता फ़र्क है कि वो बहुत इबादत करते अच्छा रहते हैं, है। तो आपको हुँ। किसी न किसी मकसद के तहत भेजा गया है कि आपने अपने रब को याद करते-करते ज़िंदगी में जो काम है वो भी करना है। तो आप हर टाइम इबादत भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए इबादत के साथ-साथ ये भी चीज़ों को देखें कि आप किसी न किसी इनिशिएटिव में, किसी न किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि आपका टाइम उस ओवरथिंकिंग की तरफ ना जाए, ठीक है? और मैं अब ये कहूँ हाँ, हाँ। जी, जी, और आप मैं बोलें। ना तुम्हारी इसी बात से ना जब तुमने बीच में कहा कि मैं रो लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, तो मैं ना अमूमन ये कहती हूँ कि रो लिया करें। जो रो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। लेते हैं ना आप इसका ये मतलब है कि आपके अंदर नमी है। आपके अंदर एक वो क्या कहते हैं, ये सलाहियत है आपकी मिट्टी में कि उसमें फूल उगाए जा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, ये बात आपने अपने आप काफ़ी को गहरी ना की है। बंजर मत करें, अपने आप को ज़रख़ेज़ रहने दें, रो लिया करें। बस अब इगोइस्टिक तुमने अप्रोच जिस ना तरह रखें ना। हाँ, अब मुझे पता है तुम्हारी बातों से इतना वो तुमने एक चीज़ कही और इस तरह क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब टॉम एंड जेरी तो हम लोगों ने मेरे ख़्याल से सब नहीं देखे होंगे अपने बचपन में, अपने बड़े होकर ना। अब उसके हर एपिसोड में ना समीर कोई ना कोई लेसन होता है, ठीक है? बेशक वो मज़ाक है, बेशक मार-धाड़ है, सब कुछ है, लड़ाई-झगड़ा है, लेकिन उसकी ना एक एपिसोड थी, उसमें क्या होता है कि जो जेरी होता है ना, वो टॉम को मार-धाड़ के उस पे इल्ज़ाम लगा कर उसको ना किसी तरह वो जो मालिकान होते हैं ना, उनको कहकर घर से बाहर निकलवा देता है। हुँ, तो जब वो उसको घर से बाहर निकलवाता है ना, तो 1 दिन गुज़रता है, दूसरा दिन गुज़रता है, तीसरे दिन ना जेरी की लाइफ़ में फिर क्या रह जाता है अगर टॉम नहीं था तो? वो बिल्कुल ना उसकी ज़िंदगी में कोई हंगामा, ना हल्ला-गुल्ला, ना वो मार-धाड़। तो वो ना उसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई हुई है कि उन्होंने ना वो उसमें वो करता है जेरी जो होता है ना वो एक पेपर उठाता है फिर पेपर पे लिखता है नो लाइफ विदाउट टॉम। यू रियलाइज़ एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी में गम होते हैं, ऐसी हमारी ज़िंदगी में तकालीफ होती हैं, ऐसी हमारी ज़िंदगी में दुःख होते हैं, उदासियाँ होती हैं, जिन पे हम एंड इन या हमारी ज़िंदगी में कोई एक टॉम भी होता है, जिसके बाद ना हम ये रियलाइज़ करते हैं कि नो लाइफ विदाउट टॉम। अच्छा ना एक चीज़, एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इसी तरह है, उसमें विल स्मिथ, शायद अगर मैं गलत नहीं है तो वही एक्टर है। हुँ, हुँ। विल स्मिथ है शायद, विल स्मिथ ही है शायद, मुझे लेकिन आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, जो हाँ, भी हाँ। ऑडियंस देख रही है। हुँ, तो हुँ। उसमें ना वो उसकी बिल्कुल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसकी वाइफ उसको छोड़ जाती है, ठीक है, फाइनेंसिस की वजह से। और अब मैं इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं कहना चाह रहा, कोई फेमिनिज़्म वाला बंदा ना कोई जाग पड़े, ठीक है? लेकिन दैट्स ट्रू कि होता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? बहुत से मसले मसाइल आते हैं। तो वो रियल स्टोरी है आई गेस, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो उसके साथ भी ना बड़ा इस तरह स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, वो सेल करता है चीज़ें, नहीं बिकती, और एंड पे फिर वो बड़ा उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, वो फिर ट्रेडिंग वाली साइड पे, स्टॉक्स वाली साइड पे चला जाता है, और उसमें फिर वो बड़ा सेल्स का एक्सपर्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ें ना उसमें बड़ी इन्वॉल्व थी। तो देखें, कुछ लोगों में ना उम्मीद की जो किरण होती है ना वो ख़त्म हो जाती है,
तो हुँ, अगर हमारी पॉडकास्ट के थ्रू आपके अंदर वो जागती है ना, तो हम अपने आप को सक्सेसफुल समझेंगे कि हम जो बेसिकली एक शम्मा जलाना चाह रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वो जल रही है और वो हम उसमें को जलाने में कामयाब हो गए। उसकी रीज़न ये है कि जब होप ख़त्म हो जाता है ना इंसान में, तो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है? होप इज़ द ओनली थिंग कि आपकी ज़िंदगी को चलते रहने देती है, ठीक है? और अगर आप लोगों की लाइफ देखें ना, ठीक है, आज आज से आप अपने साथ तहैया कर लें या अपने साथ एक प्रॉमिस कर लें कि आप लोगों की लाइफ्स को जो है ना बेसिकली एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अपनी। अब मैं नहीं कहता कि आप कोई सेलिब्रिटी की लाइफ देखें, मैं नहीं कहता आप कोई बुक्स पढ़ें, आप अपनी फैमिली में अपने फादर और मदर की स्टोरी से स्टार्ट करें, आप अपने रिलेटिव्स की स्टोरी से स्टार्ट करें, ठीक है? मैं यकीन जाने मेरे जब पेरेंट्स की जब शादी हुई थी, तो मामा मुझे अभी भी बताती हैं कि हम उनके पास आई थी कोई कुछ बिस्तर वगैरह और एक दो चारपाई वगैरह थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। और आज अगर आप हमारा घर आके देखें ना, तो दुनिया की हर चीज़ है। बेशक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दुनिया की हर चीज़ है, ठीक है? और उसमें मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ खुदा का और बड़ा खुश भी होता हूँ, ठीक है? तो आप देखें कि उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने एक दूसरे के साथ बने और वो अभी इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हमारी फैमिली में काफ़ी लोग देखते थे तो बातें करते होते थे कि अब मेरे पापा को कि देखेंगे जब अपने बच्चों को पढ़ाएगा और अपनी फैमिली को करेगा, तो अभी वो जब देखते हैं तो अब वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उनके पीछे नहीं भागते, ठीक हुँ, है? तो आप अपने मदर और फादर की स्टोरी से देख लें कि उन्होंने किस तरह की स्ट्रगल से सारा कुछ स्टार्ट किया, ठीक है? तो इसी तरीके से आप दूसरों मतलब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सेलिब्रिटीज़ को ना देखें, क्योंकि हो सकता है किसी हद तक वो फेक भी हों, ठीक है? लेकिन आपने दूर दूर किसी उसके पास क्या जाना है, आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, ठीक है? तो मैं अभी किसी की स्टोरी नहीं बता रहा, मैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की स्टोरी बता रहा हूँ। तो अगर आप अपनी फैमिलीज़ की स्टोरी में देखें ना, तो उसमें भी इसी तरह ही होता होगा, यकीनन इसी तरीके से। देखिए समीर ये तो हो गया हमारी हमने एक छोटा-सा वो अपना स्टार्ट लिया क्योंकि मैं करना चाह रही थी इस बारे में बात काफ़ी टाइम से या हमारी ऑडियंस भी जो है वो भी इस चीज़ से रिलेट कर रही होगी। तब हम आते हैं समीर पे, समीर खान पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ समीर खान पे। अभी जो हमारी ऑडियंस है हम मैं तो जानती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन हमारे सुनने वालों को, हमारी ऑडियंस को आप बताएँ कि हू इज़ समीर खान? कौन है समीर खान? इसका तो आप बेहतर बता सकती हैं वैसे, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो। नहीं 2 साल एक आपने होता है ना गुज़ारे हैं मेरे देखो, साथ। एक होता है जो हमारा इज्तिमाई ताल्लुक होता है और एक होता है जो इन्फरादी होता है। हमारा हमारी ज़ात से सिर्फ़ होता है। जो हमारा हमारी ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं। तो वो जो समीर के पास समीर का तारुफ़ है, वो समीर बताए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन जो आपने किया है, अगर शायद अगर मैं अपने आप को कहूँ ना, तो मुझे आज तक शायद कुछ समझ ही नहीं पाया, या पता नहीं कुछ लोग शायद समझ गए हों कि मैं क्या हूँ, क्या भला हूँ अगर कहूँ तो। तो मैं बेसिकली अगर अपने आप को एक्सप्लेन करूँ या एक्सप्रेस करूँ, तो एक शख्स जो ज़िंदगी की दौड़ में भागता जा रहा है और अचीव कर रहा है जो चीज़ें उसने अचीव करनी है, और कुछ अभी काफ़ी अचीवमेंट्स रहती हैं, क्योंकि अ, एक ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं अपने आप को पिछले 5 सालों में देखूँ या अपने आप को पिछले 10-12 सालों में देखूँ, मैं कहाँ पे था और अब मैं देखूँ तो मैं कहाँ पे हूँ। अ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अचीव की हैं, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अचीव कर लूँगा। जिसमें एक मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि बहुत से लोग ना अपनी जो फ़ील्ड परस्यू करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने वो फ़ील्ड परस्यू की। एक्चुअली इसके पीछे भी बड़ी लंबी स्टोरी है, अगर मैं बताना चाहूँ ऑडियंस को। ज़रूर, ज़रूर, हम तो लाज़मी सुनना चाहेंगे। इसलिए तो आज मैंने ये सेशन हम लोगों ने ये सेशन रखा है कि आज समीर को सुना जाए सिर्फ़। आज का दिन तो तुम्हारा है, ये वक़्त तुम्हारा है। इसमें ना देखिए, कुछ जो ज़िंदगी की तल्ख़ चीज़ें हैं जो मैं अभी बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस लाज़मी। को। और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लोग इस फ़ेज़ से गुज़रते भी हैं, और मैंने तरीका आज़माया, आप भी वो आज़माएँ, ठीक है? एक जो क्वेश्चन ना सबके माइंड में आता है कि हाउ टू परस्यू योर गोल या योर करियर एज़ यू वांट,
क्योंकि सबसे पहले ना हमारे 2 चीज़ें होती हैं, एक इंजीनियरिंग और एक डॉक्टरी। हमारे अनफॉर्चुनेटली सब जगहों पे कि जी आप ये 2 फ़ील्ड्स हैं, ये आप कर लें। हर पेरेंट्स की सोच होती है। अभी तो खैर काफ़ी लोगों की सोच चेंज भी हो गई है, लेकिन अगर आप 90s के पैदावार हैं आप या 90s के कह लें कि आपकी उस सेंचुरी में आप पैदा हुए हैं ना, तो आपको 2000 से पहले जितनी भी सेंचुरी हैं ना, उनके फादर्स काफ़ी मदर्स फादर्स पुराने ही हैं, पुरानी सोच के हैं 90%। तो उनका ना यही होता है कि यार डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। मेरे साथ भी यही था, ठीक है, कि डॉक्टरी तो है, हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली जो पापा वाली साइड है वो डॉक्टरी वाली साइड पे ही है, मेडिकल वाली साइड पे नर्सेज और ये सारी चीज़ें, डॉक्टरी और ये सारा ना। तो डॉक्टरी पे तो मेरा ना दूर दूर तक कोई शौक नहीं था, क्योंकि आई वांट टू बी डिफरेंट। तो उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग वाली साइड पे हैं तो हमारे एक पापा के कज़न्स में से मेरे ताया लगते हैं, सगे ताया, मतलब सगे ताया तो नहीं, लेकिन पापा के कज़न्स में से तो मेरे भी ताया ही लगते थे, अभी भी लगते हैं, मतलब ज़िंदा हैं, शुक्र है। तो उन्होंने ना मज़े में। उन्होंने ना कहीं मशवरा दे दिया पापा को कि जी इसको ना सिविल इंजीनियरिंग करवा दो। ओला मैं तो अब इंस्पायर हुआ फिर हुआ था मेरे आपका अपने एक अंकल से, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में थे, फोटोग्राफर और ये सारी चीज़ें। खुरम सेबेस्टियन उनका नाम है, मैं अभी भी ओपनली सबके सामने उनका नाम लेता हूँ, और मैं जब भी किसी के सामने नाम लेता हूँ तो उन्होंने इतना नाम कमाया है कि उनको ना जानते होते हैं। जो सर सुहेल थे हमारे साथ पिछली कंपनी में, तो वो भी उनको जानते थे। मैं उसको छोड़ के जिस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा। में गया, वो भी उनको जानते थे, जहाँ पे वो जो आर्ट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने अपना ना फील्ड में बड़ा नाम कमाया। तो मैं इंस्पायर हुआ था 8th क्लास में उनसे, और बस उस टाइम के बाद मैंने ना सीखना शुरू कर दिया। तो उस टाइम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी इतने नहीं होते थे, ग्राफिक डिज़ाइन का किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई फील्ड होती है। तो वो अलग बात है कि अभी भी मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि जो आते हैं रिलेटिव्स उनमें से काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, और 90% मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं ना, तो आपको ये अपनी फील्ड को जस्टिफाई करना पड़ता होगा, जैसे आप करती होंगी कंटेंट राइटिंग है, क्या जी वो लिखती हैं, वो जो अखबारात में आती हैं चीज़ें। ओए होए! बहुत तो दफ़ा, इस बहुत तरीके से दफ़ा। मैं अपना कार्य तो कि जी ये जो आप देखते हैं ना बिलबोर्ड्स, ये जो लगी होती है ना पेन फ्लैग, इस तरह की चीज़ें, बिजनेस कार्ड्स, ये चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ। या सोशल मीडिया का बताता हूँ कि जी जो आप एड्स देख रहे होते हैं, ये मेरा काम है मार्केटिंग का, और ये सारी चीज़ें ना। तो खैर वापस आते हैं उस पे। तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई अंकल हुरम सेबेस्टियन, मैं भी उनको क्रेडिट देता हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइन का वहाँ से सीखा, और शफ़ा आप यकीन जाने मेरे पास उस टाइम पेंटियम 3 था, और उस पे फ़ोटोशॉप चलाना भी अज़ाब था। और उस टाइम रैम जो होती थी ना, अभी तो मेरे सिस्टम की 48 जीबी रैम है, उस टाइम मेरी रैम होती थी 256 एमबी की। ओहो! 128 एमबी की 2 स्टिक्स होती थी मेरे सिस्टम में, और उस पे मैंने प्रीमियर और फ़ोटोशॉप चलाना सीखा। फिर मैंने अपग्रेड किया, पेंटियम 4 पे भी आ गया। तो अच्छा, वो मेरी जर्नी चल रही थी, और मैं इस लर्निंग कैसे करता था, कुछ ट्यूटोरियल्स मुझे मिल जाते थे। अभी भी वो चैनल शायद एग्जिस्ट करता होगा, जो कि फोटोशॉप 7.0 उस टाइम था। उससे पहले भी कोई चलता होगा, लेकिन जब मैंने जो स्टार्ट किया तो 7.0 था। और इस टाइम अडोबी का ये सीन होता था कि वो लोग ना, अभी तो ये एक किस्म का सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, रेंट आउट करते हैं वो एक किस्म का। उस टाइम ये वाला सीन नहीं था। उस टाइम ये था कि आपने एक दफ़ा परचेज़ कर लिया तो वो लाइसेंस की आपको देते थे, वो सॉफ्टवेयर आपका हो गया, ठीक है, पक्का पक्का। अभी भी मेरे पास शायद कहीं वो पड़ा होगा सॉफ्टवेयर सिस्टम में। तो मेरी वो जर्नी स्टार्ट थी, और मैं जब मैट्रिक में गया ना, तो उस टाइम एक क्लैश हो गया, जो कि हर बंदे का आता है कि जी अब आगे इसके साथ स्टडी भी करनी है और जॉब का भी कुछ करना है। तो जब मेरी शफ़ा मैट्रिक हुई ना, तो उस टाइम पापा को इसने बोल दिया, वही जो मेरे ताया अबू थे, कि इनको इसको ना सिविल इंजीनियरिंग करवा दिया। मैंने सिविल इंजीनियरिंग पर थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने कहा ये वो ब्रिजेस बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये चीज़ें मैंने नहीं, मिस्त्री, वो मिस्त्री के कहते हैं मज़दूर बनना, ठेकेदार। ठेकेदार, मज़दूरों वाला कॉन्सेप्ट। मैंने कहा हाँ। जी मैंने नहीं ये करना। अच्छा, मसला ये था कि आगे अब, अच्छा देखें, क्लैश कहाँ पे आता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना अभी अपने कैरियर में, तो आपको क्लैश कहाँ पे आएगा कि आपके पास जस्टिफाई करने के लिए नहीं होगा कि मैं, अच्छा आप कह तो देंगे कि मैंने ये नहीं करना है, लेकिन मैं करूँगा क्या, आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपका क्लैश यहाँ पे आएगा। मैंने क्या अप्रोच रखी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अच्छा, मेरी अब्बू के साथ भी बनती थी, बनती है अभी भी, लेकिन अम्मी के साथ मेरी या मामा के साथ मेरी ज़्यादा बनती है। तो मैंने ना उनसे डिस्कशन की, मैंने कहा देखें, मैं काफ़ी परेशान हुआ, ऐसे लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैंने क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रही। मतलब इस तरह की सिचुएशन थी। और 90% अभी आप मैट्रिक में, तो आपके साथ भी होगा, क्योंकि सब कहते हैं मैट्रिक कर लो ज़िंदगी आसान है, आगे जाके हाँ। फिर आपको एक नया वो
मतलब पं पकड़ प लेना उस प बंदे को और कुत्ते प पकड़ के। पंजाबी में कहते हैं आगे जाके ना एक नवा कट्टा खोल जांदा, ठीक है? तो मैट्रिक के बाद और ज़िंदगी मुश्किल होना शुरू हो जाती है, हाँ, ठीक? असल में स्टार्ट ही मैट्रिक के बाद होती है। तो अगर किसी ने आपको ये वाला लॉलीपॉप दिया ना कि मैट्रिक के बाद ज़िंदगी आसान है, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। तो उसके लॉलीपॉप को वापस उसको दे दे। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा, उसमें ना शफ़ा उसके बाद क्या सीन हुआ कि अच्छा मैंने ना फिर बड़ा सोचा। अब उसके बाद ना 90% केसेस में कॉल सेंटर की जॉब्स होती हैं बंदों के पास। अच्छा है, क्योंकि मैंने गॉर्डन कॉलेज से पढ़ा हूँ तो उनकी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से जिनकी फ़ीसेस ज़्यादा अच्छी खासी हाई होती हैं, और उससे मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आपने साल में एक दफ़े को जमा करानी होती है, और उस टाइम मैंने कुछ 3600 को कुछ पैसे थे जो जमा करवा दी। लेकिन गॉर्डन कॉलेज का नाम भी है, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे तो मेरिट से भी ऊपर गया, और हमें ए प्लस सेक्शन से सुपर सेक्शन दिया गया, और कॉलेज के बेस्ट हमें जो प्रोफेसर्स थे वो प्रोवाइड किए गए। तो अच्छा, वो भी हो गया। अब डिबेट उन 2-3 सालों में चल रही है कि इसने सिविल इंजीनियरिंग करनी है। मैंने प्री इंजीनियरिंग रख दी क्योंकि मेडिकल का शौक ही नहीं था। अच्छा, इंजीनियरिंग की, तो अब जब इंजीनियरिंग कर ली आगे आ गई यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में आपने करनी होती है आगे स्पेशलाइजेशन, कि जी आपने क्या फ़ील्ड चूज़ करनी है। अच्छा, अब कॉलेज में ना एक अलग सी भागदौड़ चल रही है कि अच्छा आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस यूनिवर्सिटी का इतना मेरिट है, इतने मार्क्स चाहिए, ये वो। अच्छा, तब तक ना मैं अपनी फ़ील्ड में काफ़ी हद तक ना इन्वॉल्व हो चुका था, और मेरा पढ़ाई से ना थोड़ा-सा स्टेप मैंने पीछे कर लिया हुआ था। बिल्कुल निल स्टूडेंट्स में नहीं गया था, लेकिन जो मैं एक पोज़ीशन होल्डर था स्कूल में, तो मुझे समझ आ गई कि यार सब कुछ पढ़ाई नहीं है। मैंने देखा, थोड़ी रिसर्च की, तो जो बैक बेंचर्स हैं वो बिज़नेसमैन बने हुए हैं, वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जो सिर्फ़ स्टडी में ही लगे रहे हैं ना, तो उनका कोई भी, वो आगे जाके रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी के अलावा किसी चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया। अच्छा, थोड़ा-सा ना उस साइड पे बूस्ट आया कि अच्छा यार, ये अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे जाके स्टडीज़ में आगे नहीं भी जाता ना तो कोई इतना मसला नहीं है, कोई कुछ ना कुछ चल जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जो मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एक कमाने वाला है जो कि सिर्फ मेरे पापा थे, और कोई कमाने हाँ, वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी की फीसिस कहाँ से भरें। अब मैं अगर थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, अगर किसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेता ना, तो मेरा जो एक्सपेंस आ रहा था ना 60 to 70,000 पर सेमेस्टर आ रहा था। और अगर लेट से 60,000 भी पर सेमेस्टर आ रहा है, तो अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे भी जमा करवाएं ना, आज मैं ओपनली सारी चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पहले मैं बड़ा शर्माता था ये चीज़ें डिस्कस करते हुए, हुँ, लेकिन हुँ। मैं, क्योंकि हमने रम स्टार्ट ही ये किया कि अपने अच्छी पर्सनल बात है, मैं एक्सपीरियंसेस। कह रही हूँ इस वज़ह से ही तो ये क्वेश्चंस तुमसे क किए हैं मैंने ताकि वो ना मोटिवेशन मिले, पता चले एग्जैक्टली। लोगों को। और ये चीज़ें सिमी डिस्कस करने वाली होती हैं, क्योंकि हर एक के बाद दूसरा बंदा इसी चीज़ को ही वो कर रहा है, फेस कर रहा है, इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और ये लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। मुझे भी पहले ये चीज़ बड़ी होती थी, हाय मैं इसको बता दूँगी, ये कहीं ना मुझसे दोस्ती ना ख़त्म कर ले, हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, भई है, रियलिटी है, यही कुछ है। एग्जैक्टली। तो रहना है तो रो, नहीं रहना तो अल्लाह हाफ़िज़। एग्जैक्टली, वही कह रहा हूँ ना कि पहले मुझे एक थोड़ा होता था, लेकिन अब मैं जब भी किसी के साथ, इवन मैं ऑन कैमरा ये बात डिस्कस करूँ, मैं किसी से भी डिस्कस करता हूँ तो मैं इजीली डिस्कस कर लेता हूँ अब, कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मैंने कहा जी चलें आप, फ़ीस वगैरह का कुछ तो, अब क्योंकि घर के एक्सपेंस थे, रेंट था, सारे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं हम, तो उसके अलावा बिजली का बिल, किराया, उसके बाद आपने घर में राशन वगैरह भी डालना है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं कर तो दूँगा लेकिन होगा बड़ा मुश्किल, क्योंकि अगर मैं महीने का 10,000 भी निकालता हूँ ना तुम्हारे उसके लिए, ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ना। अब मैं उन दिनों में ना और ही डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। उस हाँ, टाइम एंग्जायटी वगैरह का तो नहीं, डिप्रेशन वाला कोई सीन था, क्योंकि तीनों चीज़ अगर आप इसको पर्टिकुलर देखें ना, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी-थोड़ी वेरी करती। तो मैं डिप्रेशन में चला गया, मैंने कहा यार इसका मतलब मैं आगे स्टडी नहीं कर सकता, मेरी तो लाइफ़ ख़त्म। उन हुँ। दिनों मैंने थोड़ी रिसर्च करना शुरू कर दी ये कि अमूमन लड़कों को यही यही चीज़ फेस करनी पड़ती है हमारे यहाँ। एक टाइम के एग्ज़ैक्टली। बाद ना हमारे जो फादर मतलब जो होते हैं या वो होता है वो एक एक टाइम के बाद ना हाथ उठा लेते हैं सर से। ये नहीं कि वो आपको मुकम्मल छोड़ देंगे या वो करेंगे, लेकिन लड़कों पे ये चीज़ भी बड़ी होती है कि उन्होंने अर्निंग करनी है, उन्होंने बाहर जाना है, कमाना है। इनको बचपन से ही ना ये चीज़ इनके दिमागों में डाल दी जाती है। फिर वही मैंने क्योंकि मैं स्टार्ट ही मैंने तुमसे इसी वजह से लिया था कि ये चीज़ आगे जाके आएगी और फिर इस चीज़ से कैसे डील करना है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करें। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा, अब ना उन्होंने कहा यार मैं कर तो लूँगा लेकिन थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाएगा कि
10,000 हर महीने अगर तुम इंस्टॉलमेंट भी करते हो। अच्छा, फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप ना हमेशा हर चीज़ को, मैं अभी कल परसों एक वीडियो देख रहा था, तो आप हमने ना आगे लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखा करें। देखिए आप, अगर मैं किसी तरीके से उनको मना भी लेता, ठीक है, हर वैसे बाय द वे अभी रिसेंटली मेरा रिजल्ट भी अनाउंस हुआ, मेरी बीबीए क्लियर हो गई है, तो वो भी मैं आपको बता दूं शफ़ा, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। तो माशाल्लाह, 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 बहुत-बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो अभी ये कल परसों मैंने ईमेल पढ़ी और अपना वैसे क्यों नहीं पोर्टल खोला। बताया मुझे पहले? चले वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो हाँ, अच्छा, उसमें ना अगर मैं उन उस टाइम मैं किसी तरीके से उनको मना भी लेता ना कि जी आप प्लीज़ कर दें, लेकिन अगला एक्सपेंस मैं आपको बताता हूँ, जो अगला मसला खड़ा होना था। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो आप कपड़े आपने जो पहनने हैं, उस पे अलग खर्चा है। हाँ, आप प्राइवेट ट्रैवल करेंगे, मेट्रो पे जा रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई करीब है तो आप मेट्रो पे जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गाड़ी पे जाएँगे उसका एक्सपेंस 10-15 हज़ार तो वैसे आपका हो जाना है। वहाँ पे आप जाएँगे, फिर आपका 10-20 रुपए से कोई नहीं होगा। स्कूल में तो होता था ना 10-20 रुपए हम लोग मिल जाते थे। उधर आपका मिनिमम 400-500 तो खर्चा कहीं नहीं गया। कि आपके पास वो होना चाहिए, क्योंकि जब आपके कोलीग्स खा रहे होंगे तो आप उनका मुँह तो नहीं देखेंगे ना। तो अगर मैं उफ़! फ़ा ये 500 ये चीज़ जो होती है ना, ये बड़ी ये सख्त होती है, उफ़! मार देती है बंदे को अंदर से। मैं अब आपको लॉन्ग टर्म चीज़ बता रहा हूँ, जो फिर मैंने जो कैलकुलेट की तो फिर मुझे समझ आया कि ये 10,000 रुपए की नहीं, ये 20-25 हज़ार से भी ऊपर की कहानी है। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा जी अगर चलो मैं 500 रोज़ का आने जाने का, क्योंकि उस टाइम थोड़ा इन्फ्लेशन वाला इतना दौर नहीं था, तो थोड़ा सा ना डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन फिर भी एक्सपेंस तो थे। तो मैंने कहा चलो अगर मैं 500 भी लगाता हूँ और मैं इसको 30,000 देता हूँ तो 15,000 तो ये बन जाता है, ठीक है। 10 और 15 कितना हो गया, 25। अच्छा, अब आप गाड़ी का लगा लें 10,000 तो कितना, 35,000 रुपये का मेरे हाल में सीधा सीधा ये खर्चा आ रहा था। जब मैंने कैलकुलेट किया, सर ये तो, मैं वो कह लो कि खुद भी ज़लील होऊँगा और घर ये वालों को भी क्या? मैंने ज़लील करना है, मैं तो गया। तो आप लोगों को भी ये चीज़ हो, ये कैलकुलेशन आपने करनी है ताकि आपको समझ आए कि भई फँसाने वाला चक्कर भी नहीं करना, और ये भी नहीं कहना कि जी आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ठीक है? कुछ लोग इस चीज़ पे भी आ जाते हैं, तू-तड़ाक पे भी पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं। अच्छा यार, मैंने कहा अच्छा चलें, मैं कोई नहीं, मैं जॉब स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो आप फिर भी जॉब कर सकते हैं। कॉलेज में होता है कि आपका एक फ़िक्स टाइमिंग होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में चलो आप क्लासेस थोड़ा बहुत ना ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अच्छा यार, स्कूल टाइम से मेरे टीचर्स के साथ बड़ी अच्छा लिंक था, तो अच्छा जिन दिनों में मैं ये परेशान था ना शफ़ा, तो मैंने ना उस टाइम यूफ़ोन में इंटरव्यू भी दे दिया। पापा को किसी ने बताया कि यूफ़ोन में वैकेंसीज़ आई हैं कॉल सेंटर में, तो आप अप्लाई कर दो। अच्छा, मैंने कहीं अप्लाई कर दिया है, वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो वो भी हम अगर इसमें मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा, मैंने वो भी इंटरव्यू वगैरह दे लिया। अब मुझे, मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो कॉल सेंटर, अब कॉल सेंटर की जॉब मुझे ना बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे शुरू से बहुत बुरी लगती है, अभी भी बुरी लगती है, और मैंने बहुत कम अरसे यूफ़ोन में काम किया, 10 माह मैंने काम किया, या पता नहीं 1 साल का कोई टाइम था। उसके बाद मैंने अपने दिल में कर लिया था कि मैंने कभी कॉल सेंटर की जॉब नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपने स्टार्ट करना होता है ना अपने कैरियर, तो 90% लोग, 99% लोग कॉल सेंटर को चूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छा उन्हीं दिनों में, अब ये 3-4 चीज़ें अब इकट्ठी चल रही हैं, ठीक है? मैं जॉब भी ढूँढनी है, स्टडी भी करनी है, फाइनेंसेस भी देखने हैं, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। अच्छा, मैंने ना, मेरे माइंड में एक चीज़ आया उस दिन, मैंने वो बड़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखता था, ये वो जो कुछ काम की वीडियोज़ भी मिली हैं, मोटिवेशनल वीडियो तो मुझे बेकार ही लगती हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी आपको बूस्ट करती हैं। तो हुँ, कुछ हुँ। काम की वीडियोज़ भी मेरे सामने आई कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कशन तो करके देखें। अच्छा, मैंने उस दिन ना शफ़ा, जो आपने किस तरह डिफेंड करना है अपने पेरेंट्स के आगे, या आप चाहते हैं कि आप अपना कोई क्लेम करें ना कि जी अच्छा ये चीज़ नहीं करनी, तो चल पुत्तर हुण अगला काम की करना ही वो दस। तो अच्छा, मैंने ना अ, अपनी जो मामा हैं, अम्मी हैं, उनसे मैंने ना बड़े प्यार से मैंने उनको साइड पे ले जाके मैंने कहा अम्मी, मैंने ना आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। उन्होंने कहा जी आप बताएं क्या डिस्कशन करनी है, ठीक है। यार वो बड़ी तहम्मुल वाली हैं, बड़ी तहम्मुल मिजाज की हैं, वो बड़े आराम से उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने कहा देखिए आप मुझे ना 5 साल दे दें, ठीक है, उस हुँ। टाइम एज भी कम थी, तो मैंने कहा मुझे 5 साल दे दें। उस टाइम अगर क्या एज होगी समीर? मतलब जितना ये तुम जो सारा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो, उस टाइम एज क्या होगी एग्ज़ैक्टली, कुछ याद है तुम्हारी क्या थी? 18 या 19 साल, हाय, हाय! मतलब अठारह वे उन्नीस अभी साल ऊपर निकले थे, अभी तो पर, वो वाली वो उड़ना पर था। निकले थे, हाँ, अभी भी उड़ रहे हैं, शुक्र है। लेकिन वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझता हूँ उसको ना, मैं एक खुशकिस्मती भी समझता हूँ कि अगर वो चीज़ें ना हुई होती तो मैं इतना जो स्ट्रॉन्ग हूँ या इस लेवल पे पहुँचा हूँ ना, तो शायद मैं ना पहुँच पाता। तो
अच्छा शफ़ा, मैंने जब उनसे डिस्कशन की ना तो मैंने कहा चलो बात करके देखते हैं ना, कुछ लोग तो बात भी नहीं करते, तो लेकिन मेरे पास जस्टिफिकेशन भी थी कि अगर ना हुआ तो क्या। हमारे यहाँ पे अब क्या करते हैं कि पेरेंट्स से लड़ जाते हैं, लेकिन डिफेंड ही करना आता ना उनको, क्योंकि मैंने अपने 8th क्लास में अपने आप को कर लिया था कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। ठीक है, वो अलग बात है, फिर आगे मैंने डिफरेंट फील्ड्स स्विच की और अभी मुझे मल्टीपल स्किल्स आते हैं, लेकिन उस टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही थी मेरा शौक। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा जी, वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, मैं मुझे आप ना 5 साल का अरसा दे दें, अभी मेरी उम्र भी नहीं है कि अगर आप कहते हैं जी गवर्नमेंट जॉब करें या दूसरी जॉब्स करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के मोस्टली होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अनफॉर्चुनेटली इतनी आसानी से मिलती नहीं आजकल के दौर में। तो मैंने उनको कहा देखें जी, मुझे 5 साल दे दें, अगर 5 साल में देखें, अभी मेरी 18 या 19 साल जितनी भी है, चलो 18 लगा लेते कि मेरी 18 साल उम्र है सपोज़, तो 5 साल बाद मैं कितना 23 साल का हो जाऊँगा। तो मैंने कहा देखिए, मुझे 5 साल दे दें, अगर मैं उसमें ना कर पाया ना तो मेरी एज भी होगी, तो मैं आप जो कहेंगी ना मैं वो चुप करके कर लूँगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप बस ना पापा से बात करें कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी। उन्होंने खैर तसल्ली से आराम सुकून से, क्योंकि पापा थोड़े से ज़रा गुस्से वाले हैं, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अच्छा चलो जो तुम करना चाहते हो ना कर लो। अच्छा कुदरती उस टाइम मैंने यूफ़ोन का पहले एक इंटरव्यू दिया था, वो जिस चीज़ के लिए हायर कर रहे थे तो उसके लिए उनको बैचलर्स चाहिए थी, मेरा इंटरमीडिएट था। उन्होंने खैर अपने पास रिज्यूमे रखी हुई थी और उन्होंने कुछ टाइम बाद फिर मुझे बुला दिया। अब उसमें मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें, यूफ़ोन में मेरे हुए 2 इंटरव्यूज़। पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, उनको सारा कुछ कुछ उन्होंने उल्टे सीधे क्वेश्चन भी पूछे, जो मैनेजर था वहाँ का, पता नहीं छोटा मैनेजर था कि कौन सा था, वो कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कशन उसने की। तो मैंने कहा सर देखिए, इंटरव्यू में ये चीज़ तो आप ना मेरे से डिस्कस करें, क्योंकि आप मुझे जॉब ऑफर करनी है, ये चीज़ तो नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ना कन्वर्जेशन किसी और साइड पे लेके जाता है। यार वो पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ, अब जिन लोगों को उन्होंने हायर करना था ना, उनका उसी टाइम दूसरा इंटरव्यू और था, कुछ लोगों को उन्होंने कहा आप घर जाएँ। मेरा दूसरा इंटर हाँ जी, अल्लाह हाफ़िज़। दूसरा इंटरव्यू हुआ ना, तो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर थे शायद, लेकिन यूफ़ोन में आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो फिर आपका लेवल भी और होता है। मैनेजर लेवल की तो बहुत ही बात अलग होती है। तो अच्छा वो खैर दोनों ही मैनेजर अच्छे थे, और कोई उन्होंने बदतमीज़ी या कुछ ऐसा नहीं, कि यूफ़ोन का कल्चर बड़ा अच्छा है वैसे, मैं आपको बताऊँ तो अ, अच्छा मैंने उनसे जब इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको क्लियरली बताया कि सर मैंने आगे स्टडी भी कंटिन्यू करनी हो, ये सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप मैनेज कैसे करोगे। अब मेरा कॉन्फिडेंस देखे शवा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप मुझे जॉब दें, मैनेज कैसे करना है वो मेरा काम है। मेरे ओह! एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे मेरे। मैंने कहा हाँ, आप मुझे जॉब ऑफर करें, दिन रात लगा के मैंने जिस तरह स्टडी करनी है वो मेरा काम है, आपने नहीं टेंशन लेनी। मेरे यही एग्जैक्टली अल्फाज थे जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये ऑडियंस के सामने। अच्छा मैंने अपनी उन्होंने कहा, अच्छा जैसा मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो मैं बड़ा खुश आ रहा हूँ, अब सारे देख रहे हैं, बाहर सबके मुंह बने हुए हैं कि यार कैसा, क्योंकि इंटरव्यू जब आप देते हैं ना, तो और फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू, तो आप तो वैसे ही डिप्रेस्ड होते हैं, और मेरा फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन कॉन्फिडेंस चेक करें, क्योंकि वो एक जज्बा था ना कि यार मेरे पास 5 साल का टाइम है, उसमें अब मेरे पास कोई पीछे मुड़ने वाला चक्कर नहीं है। जाऊँगा तो पीछे खाई है, आगे है, बस आगे पीछे कुएँ। आगे ही जाना है। ठीक है, मतलब हाँ, आगे रोड है ना, पीछे जाऊँगा तो पीछे दलदल ही। तो अब मैंने अपने आप को प्रूव भी करना था, तो ये वाला कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए अगर आपने अपने आप को प्रूव करना है। अच्छा यूफ़ोन की जॉब की 10 साल किया, 10 साल कह रहा हूँ सॉरी, 10 माह किए, ये साल था, मतलब है कुछ इसी तरीके से था। लेकिन एंडिंग में आके ना मैं बड़ा ही वो हो गया कि कॉल सुनना, मैं इनबाउंड में था, बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक आउटबाउंड होता है, एक इनबाउंड होता है। इनबाउंड में आपको कॉल्स आती हैं, आपने करनी नहीं होती। तो जिस प्रोजेक्ट में मुझे रखा गया, कॉल्स आती, और मैं नींद में भी ना, जब मैं घर आता था लिटरली मैं नींद में भी ना वही जो मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी बोल रहा होता था, और घर वाले कहते, और इस टाइम उठ के बैठ जाता था, और घर वाले कहते थे ये तो रात को क्या बोल रहा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा जी वो इतना भूत सवार हुआ हुआ है कि बस अच्छा यूट्यूब का भी ना उस टाइम मेरा स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब का चैनल भी मैंने एक बनाया था, और हाँ, वो हाँ। आई वॉज कह लो कि लकी इनफ कि मेरी उधर ऑडिटोरियम में मेरी वीडियो चली थी बड़ी स्क्रीन पे। वाह! उस टाइम मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था, और वो मैम उज़मा अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। शी वाज़ वेरी काइंड, और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरह लाइफ में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने पर्सनल जो उनको हर्डल्स आई लाइफ में वो भी डिस्कस की। हमारी पूरी एक एक महीना ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद हमें ऑन बोर्ड किया गया। तो अच्छा फिर उसके बाद ना इसी तरीके से आगे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने अब बहुत कम अरसे में अपने आप को प्रूव किया, और घर वालों को भी समझ आ गई। अच्छा उस टाइम फ्रीलांसिंग का दौर भी था, तो फ्रीलांसिंग भी की।
तो घर वालों को ट्रस्ट आ गया कि अच्छा यार ये भी कोई फील्ड होती है, क्योंकि उन पहले ना वो फिर आगे मुझे इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलता, कहते हैं कि जब आपकी नीयत साफ़ हो ना तो खुदा आपके लिए वैसे ही रास्ते खोलता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं कॉल सेंटर में चला गया था, लेकिन आगे जाके मेरी अपॉर्चुनिटीज़ ही ऐसी बनना शुरू होगी कि मुझे अपनी फ़ील्ड को परस्यू करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया। लेकिन स्टार्ट तो मैंने है खुद किया ना किसी तरीके से, ठीक है। तो अच्छा फिर उनको भी समझ आ गई कि अच्छा यार ये कोई फ़ील्ड है, ये फ़िज़ूल कोई चीज़ नहीं है, इससे भी पैसा आता है, कोई अच्छी फ़ील्ड ही है, ठीक है। क्योंकि उनको पहले ये था कि डॉक्टरी, मेडिकल या इंजीनियरिंग यही फ़ील्ड्स वो होती हैं जिससे आपको पैसा आता है, इसके अलावा कोई फ़ील्ड नहीं। अभी भी काफ़ी पेरेंट्स को होता है। तो अपने आप को डिफेंड करने का ना आपको एक मौका मिलना चाहिए, या आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें कि यार मुझे इतना टाइम दे दें, अगर मैं ना कर पाया ना तो जो आप कहेंगे कर दें। फिर अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। तो मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, और बहुत कम एज में, इवन जो मैंने प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट की थी शफा, जिस कंपनी में आप थी और मैं था, वो मेरी एक प्रॉपर कॉर्पोरेट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब थी। और यू कैन इमेजिन जब मैंने उनको ज्वाइन किया था, और आई वॉज द ओनली पर्सन जो एज में सबसे कम था, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी बैचलर्स की। इंटरमीडिएट में मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ अपने स्किल की वजह से, ठीक है। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा टेस्ट हुआ, तो आई स्टूड आउट, ठीक है। मतलब मैं नहीं क्या वर्ड बोलेंगे, लेकिन मैं वहाँ पे एक राइजिंग स्टार बन गया, ठीक है। कि कम एज में मैंने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया, और अपना लेकिन कॉन्फिडेंस था, ठीक है। और उन दिनों में मैंने जिस बार्बर के पास अपनी कटिंग कराने गया था, सुबह मेरा इंटरव्यू था और शाम में मैं उधर वैसे ही लेट हो गया। उसको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है, समीर तेरा सुबह हो जाना है तो टेंशन ना ले। और मैं टेंशन में कि यार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेरा हो रहा है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया देखे थे तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही पता चल रही थी। तो मैं, मेरे से ज़्यादा उनको यकीन है मेरे पे, कभी कभार ये भी आपका वो कॉन्फिडेंस कहते हैं बूस्ट ना, करता बाज़ दफ़ा है। हमें जो मिल रहा होता है वो हमारे यकीन का नहीं होता, वो किसी और के यकीन का होता है। जो जो एग्जैक्टली। किसी को हम पर होता है, हमें उसका उसका वो समर मिल रहा होता है, फल मिल रहा होता है। बस यही आपकी था। ज़िंदगी में समय कभी नोट करना 70 टू 80% ऐसा होगा। आपका यकीन शायद हार जाए, लेकिन कहीं और किसी का दूसरे बंदे का पीछे ना यकीन। बैक पे आप पे यकीन जीत जाएगा। किसी और एग्जैक्टली। किसी की ऐसी दुआ, किसी का ऐसा यकीन, किसी की ऐसी उम्मीद जीतेगी ना कि आप दंग रह जाएँगे, हुआ क्या है? तभी तो वो कहते हैं इंसान से इंसान का एक कनेक्शन जो अल्लाह ने बनाया है ना, वो बड़ा उसने सोच समझ कर बनाया है, बड़ा उसने ना हिकमत से अपनी बनाया है। एग्जैक्ट। तो बस शफ़ा फिर मैंने अपने आप को प्रूव किया, और अभी घर वाले जब मैं कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ कर ली है, ये कर ली है, तो ये नहीं कि उनको ट्रस्ट नहीं था, लेकिन देखें उन उनके दौर में ना यही चीज़ें थी जिससे पैसा आता था, तो उनके लिए हुँ, यही चीज़ें थी। हम लोग ना अ, बहुत से लोग जिनको मैं बेवकूफ़ समझता हूँ, जनरेशन गैप को समझ नहीं पाते। बेसिकली दिस इज़ जनरेशन गैप, ठीक है। आपको एक तो जस्टिफाई भी नहीं करना आ रहा, और ना ही आप जनरेशन गैप को समझ रहे हैं कि यार उनके लिए उस टाइम वही सिक्योर जॉब थी, उनके लिए वही सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम था, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल की लाइन उनके लिए ना उस टाइम, अभी भी उनके लिए यही था, जब तक आप उनको प्रूव करके नहीं बताएंगे कि जी इससे भी पैसा आ सकता है, ठीक है। जब मैं फ्रीलांस, अच्छा एक टाइम आया था, कोविड आ गया था, तो मैं ना, मेरी जॉब चली गई थी। जब मैं एक टीचिंग एक इंस्टीट्यूट में कर था, यूफोन के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, इसी फील्ड में मैं उनको टीचिंग कर रहा था स्टूडेंट्स को, और बड़ी-बड़ी एज के लोगों को मैंने किया। अभी भी मेरे अब्बू की एज के हैं, तो वो मेरे अभी भी आप स्टूडेंट बड़े एज हैं। के लोगों को ही पढ़ा रहे हैं, आपके सामने जो बैठी हैं। एग्ज़ैक्टली। तो बड़े एज के लोगों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो उसके बाद कोविड आ गया था, तो मेरी जॉब ना चली गई। उस तरह नहीं गई थी, लेकिन फिर वो फुल टाइम जॉब नहीं थी, मतलब जो मिल रहा था एक किस्म का पर स्टूडेंट के हिसाब से मुझे सैलरी मिलना शुरू हो गई, तो वो फिर उस तरह खर्चे नहीं चल रहे थे, तो उस टाइम फ्रीलांसिंग का रूज आ गया। तो फ्रीलांसिंग से भी मुझे पता ही नहीं था कि फ्रीलांसिंग होती है कोई चीज़। उस टाइम मुझे समझ आई कि फाइवर, अपवर्क और ये चीज़ें कुछ होती हैं, और उस पे भी शफ़ा मैंने नई चीज़ को एक्सप्लोर किया। और ऑनलाइन जब मेरे अकाउंट में पहली दफ़ा पैसे आए ऑनलाइन अर्निंग से, आप यकीन नहीं जान सकती, वो मेरे लिए एक ऐसी कोई नई चीज़ थी कि मैंने सिर्फ सुना था कि इंटरनेट से लोग पैसे कमाते हैं, और जब वो मैंने कमाए, वो मेरे पास अकाउंट था, मैंने पेयोनीर बनाया और उसको मैंने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र किए पैसे। और यकीन जाने, आप कह लें कि जब आपको पहली दफ़ा इंटरनेट का पता चला हो ना, तो वो मेरे लिए सिचुएशन थी कि यार ऑनलाइन अर्निंग से भी पैसे आ सकते हैं। तो फिर मुझे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आईं,
कि सिंपल ऑन साइड नहीं सब कुछ हो सकता, आपकी साइड हसल पे भी आपको चल सकता है। तो फिर मुझे अपने बिज़नेस करने का समझ आया कि अच्छा यार अपना बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बेशक जॉब करें, आप जॉब करते हैं, आप पार्ट टाइम क्योंकि आजकल ऐसा दौर आ गया ना कि आपकी सिर्फ जॉब की अर्निंग से कुछ भी नहीं होता। हुँ, आपने पार्ट टाइम अपना कोई बिज़नेस करना है, आपने पार्ट टाइम अपनी कुछ साइड हसल करनी है, चाहे वो अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट कर लें, चाहे वो आप फ्रीलांस पे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें। ठीक है, अब तो इवन ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ नहीं कहती। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो सबको पता होता है कि कोई ना कोई किसी टाइम पे फ्रीलांस कर रहा है, कुछ बता के करते हैं, कुछ नहीं बताते, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि अच्छा जी आप अपना काम क्यों कर रहे हैं, कि आप हमारा टाइम नहीं, हमें टाइम नहीं दे पाते। तो हर कोई कर ले भाई। जब मैं सिर्फ ना एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब कंपनी का एक क्लाइंट से गुजारा नहीं चल सकता ना, तो उसको क्लाइंट चाहिए। तो भाई आपका भी एक पैसे नहीं आपके चल सकता। आपके एम्प्लॉय का भी ना एक सोर्स ऑफ अर्निंग से कभी हाँ, भी गुजारा नहीं चल सकता। तो हाँ। खुदारा हाथ जोड़ रहा हूँ उनको करने दे जो वो करते हैं। वास्ता जी। हाँ, इसमें एक चीज़ है फैक्टर, अगर आप अपनी साइट हसल करते हैं या फ्रीलांस करते हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि उनको ना इग्नोर ना कीजिएगा। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये करने की, तो लोग गलती कहाँ पे करते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं या जो भी आप फ्रीलांस कर रहे हैं ना, तो आप बेवकूफ़ी कहाँ पे करते हैं कि उनके काम को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और अपने काम पे फिर फोकस कर लेते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा। हाँ, अगर आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, आपकी साइड हसल इतनी स्टेबल हो गई है कि आप फुल टाइम पे उस चीज़ को कर सकते हैं, तो फिर आप जॉब ही छोड़ दें। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यार अभी सोर्स ऑफ इनकम उस तरह नहीं है, या आप अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप उस टाइम को उस चीज़ को फुल टाइम लेके जा सकें, तो फिर ये वाली गलती ना करें कि आप उनके टाइम पे भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो उनको भी धोखा दे रहे हैं, अपने खुदा को भी धोखा दे रहे हैं कि एक अपनी रोज़ी को हलाल भी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि रोज़ी को हलाल करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप हलाल का कमाते हैं और हलाल का खाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने माइंड में रखें। काफ़ी लोगों को ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो ये चीज़ मैं एक कहूँगा कि मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो इस चीज़ पे भी ज़रा फोकस कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शफ़ा, आई गेस मैंने काफ़ी बोल दिया बस है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं समीर। अभी मुझे ये बताओ कि अभी कौन-कौन सी स्किल्स आप सीख चुके हो? ठीक है? अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा-सा बताओ और जो इन द एंड जो इसको आप सम अप हम करेंगे या आप इसको सम अप करो वो इस अंदाज़ में करो कि इन द एंड बस अपने लिए आप क्या चाहते हो कि आपको लोग किस किस वजह से पहचानें? एक जो आप खुद के लिए एक टाइटल, एक डेज़िग्नेशन सेट करना चाहते हो वो क्या है? ये वैसे बड़ा आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लिया, डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि कुछ लोग मुझे पागल भी समझेंगे इस स्टेटमेंट के बाद, और कुछ लोग शायद समझें भी कि मैं कितना पैशनेट हूँ चीज़ों को लेके। अभी अगर स्किल्स की बात की जाए तो मैंने स्टार्ट तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से किया था, लेकिन ग्राफिक्स के साथ वीडियो भी सीखी। ठीक है, उसके अलावा एनिमेशंस में मेरा काफ़ी हद तक हाथ जो है वो अच्छा है। 3D में सीख रहा हूँ। ठीक है, वीडियोग्राफी सीखी है, ड्रोन को चलाना सीखा है, फोटोग्राफी सीखी है, बिज़नेस को डेवलप करना सीखा है। ठीक है, चीज़ों को स्टार्टअप को लॉन्च करना सीखा है कि किस तरह आप चीज़ों को स्टार्टअप। आई नो कि अभी उस तरह मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है, स्टिल इन द लर्निंग फेस, लेकिन आई नो कि हाउ टू स्टार्ट थिंग्स, हाउ टू ब्रांड थिंग्स। ठीक है, हाउ टू डिसाइड वेयर यू शुड स्टार्ट, और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें ब्रांड करनी है। मार्केटिंग सीखी मेरी, फील्ड मार्केटिंग है बेसिकली, उसी में ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और ये सारा कुछ। अगर इन चीज़ों को बताऊँ तो इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ, तो अब मेरा ना गोल इससे भी बड़ा है। ठीक है, मैं जिस चीज़ की तरफ खींचा जा रहा होता हूँ ना, तो वो मेरे खुदा की तरफ से, क्योंकि मैंने अपना अपनी हर चीज़ खुदा पे डाल दी है, क्योंकि मुझे खुद ही सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैंने आगे करनी है, या मेरी लाइफ में शायद आगे ये लिखी गई। तो ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझे जो एक बुलाहट आ रही है, या मुझे जो एक सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो सिग्नल्स इस चीज़ के आ रहे हैं कि मेरा जो मेन मिशन है, या मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद खुदा ने रखा है कि शायद लोगों की हेल्प करूं। ठीक है, लोगों को इस चीज़ पे लाऊं। आई डोंट नो कि वो किस साइड पे जाएगी सिचुएशन अभी। आई एम स्टिल अनक्लियर। ठीक है, कुछ चीज़ें अनक्लियर ही रहें तो अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको बाद में जाके पता चलती हैं। तो जो मेरा अभी माइंड कर रहा है कि मैं बेसिकली, या जो मेरे माइंड में चीज़ें आ रही हैं खुदा की तरफ से, कि मैं शायद इसलिए पैदा किया गया हूँ या इस दुनिया में आया हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। और जैसे ये आई गेस रम्स इज़ फर्स्ट स्टेप इन दैट, कि
मतलब वो कुछ होता है कि सिर्फ ऑन कैमरा ये चीज़ें बोल रही हैं, लेकिन मेरे ना ये दिल से बात निकल रही है कि रम्स एक फ़र्स्ट स्टेप है इस चीज़ के लिए कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर आपको पता हो तो मेरी तलाश भी एक मेरा एक सीन है जो कि अभी काफ़ी हद तक बैकवर्ड जा चुका है, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर से दोबारा से कंटिन्यू होगा। तो रम्स भी उसमें एक रम्स के अलावा मेरी तलाश जो है वो पॉडकास्ट भी है। उसके अलावा जो मेन मकसद है वो मैं भी अनफॉर्चुनेटली ऑन कैमरा नहीं बता सकता, क्योंकि वो बिज़नेस प्लान भी चोरी होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ना मेरा जो मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं वो यही है कि मुझे शायद इसलिए इस दुनिया में भेजा गया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अपनी लाइफ में गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे या उनको समझ नहीं आ रही, या एज अ एडवाइज़र, लाइफ एडवाइज़र या कोच कह लें, मुझे अपने अंदर ना कुछ वो वाली वाइब्स नज़र आ रही हैं। क्योंकि मैं लोगों को ना बड़ा ही अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, मैं लोगों को बड़ा ही अच्छा समझा सकता हूँ। लोगों को इसकी तो मुश मैं भी गवाह हूँ। मैं लोगों को मुश्किल चीज़ों से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है? ये मुझे लव्स हैं तुम्हारे पास। मेरे पास लव्स हैं, मैं लोगों को बूस्ट कर सकता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मैं कहूँगा, मैं कभी भी हाँ, हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनूँगा। मैं ये गलती कर चुका हूँ, जो मेरा फर्स्ट चैनल था वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे ही था। वो मैंने अभी वीडियोज़ को सबको ना वो कर दिया हुआ है, प्राइवेट कर दिया हुआ है। लेकिन मेरा फर्स्ट चैनल भी इसी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे ही था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, मोटिवेशन जो है ना वो टेम्पररी है, ठीक है? जो आपके अंदर एक आग है ना, वो जब आग जल जाएगी ना, तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अगर ये रम्स चल रहा है या मैं लोगों को जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपने स्किल्स की, वो मेरे अंदर आग है, मुझे अभी उसकी अर्निंग नहीं मिल रही, ठीक है? आगे जाके डेफ़िनेटली सबको पता है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, आगे जाके शायद वो वो अर्निंग हो। डिस्ट्रैक्शन तो है ना। लेकिन जब मैं लोगों को शफ़ा, मैं आपको भी कहता हूँ, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो मैं अभी अभी भी मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं क्यों फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि यार, मैं जब किसी को समझाना शुरू करता हूँ ना या किसी को एडवाइस करना शुरू करता हूँ, तो मेरे आगे भूख शूख सब भूल जाता हूँ मैं, मेरे अंदर वो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, ठीक है? इवन मैं टीचिंग करता हूँ या किसी के साथ कोई डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर से एक ना मैं अलग जोन में चला जाता हूँ, मेरी बिल्कुल ही सेपरेट वो उस टाइम पे सिचुएशन चलना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो शायद मैं अपने आप को समराइज़ ना कर सकूं, क्योंकि खैर मैं अपने आप को फ़ख्र भी करता हूँ, मैं अपने आप को तकब्बर या गुरूर में नहीं कहूँगा, लेकिन शायद मैं वो समंदर हूँ जिसको कूज़े में बंद करना ना अगर आप कहें ना कि आई नो कि मैं बहुत बड़े अल्फाज बोल रहा हूँ, खुदा नहीं, मुझे नहीं, इस देखो चीज़ से वो बचाए, कुछ कुछ लेकिन लफ्ज़ होते हैं जो आपकी अपनी पहचान के लफ्ज़ होते हैं। तभी देखो मैंने तुमसे ये सवाल किया था कि समीर कौन है? एक पहचान वो है जो हमारे पास सिर्फ़ हमारी है। अब तुम्हें मेरे सवालों की लॉजिक समझ आ रही है, मैं क्यों तुम्हें एग्ज़ैक्ट इस अंदाज़ में इस तक लेकर आई थी, क्योंकि यही सारे सवाल थे। देखो एक पहचान जो सिर्फ़ हमारे पास है हमारी, वो शायद हम एक-दूसरे के कितने भी क्लोज़ हो जाए ना, हम एक-दूसरे को उस अंदाज़ में, उस पॉइंट पर, उस मुकाम पर नहीं पहचान पाएँगे। जो 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 पहचान हमारे पास है हमारी, जो अल्लाह जानता है हमारी क्या पहचान है, उसने किस मकसद के लिए हमें पैदा किया है। जान एग्ज़ैक्टली रहे हो ना? ऐसे ही। तो मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि शायद समुंदर को कूज़े में बंद करने वाली एग्ज़ाम्पल है कि मैंने कम एज में शफ़ा इतनी मुश्किलात देखी हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं कि अभी भी ना मैं किसी के साथ, किसी बड़े के साथ बैठ के ना, मेरा वो कहना नहीं चाहिए कि मैं अब किसी सीईओ के साथ भी बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सीईओ है। ठीक है? कि मेरा इतना लेवल बिल्ड हो जाता है ना कि यार इंसान ही है ना, बंदे तो नहीं खाता। ठीक है? हाँ, हाँ। मैं अब पिछले दिनों में क्योंकि आपको पता है मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो पिछले दिनों में किसी उनके ना कुछ सीनियर सर्जन थे, उनके साथ मेरी मीटिंग थी कि उनको कुछ सर्विसेज चाहिए थी। तो आपको पता है, क्योंकि मेरी फ़ील्ड भी ऐसी है कि मैं कुछ स्पेसिफ़िक बिज़नेसेस को टारगेट करता हूँ, मेरी हर फ़ील्ड में मैं जंप भी नहीं करता। तो मैं उनके साथ ना ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो हालाँकि वो डॉक्टर्स हैं और अब्बू से सारी बातें सीनियर भी हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीनियर, मेरे लिए उनको, वो मेरे क्लाइंट हैं, उनको मेरी सर्विसेज़ चाहिए। ठीक है? तो मैं अपनी फ़ील्ड में ये एक्सपर्टीज़ मेरे रखता हूँ। साथ भी होता है, जब आ जाए ना कोई मेरे सामने या मेरे साथ में, फिर ये नहीं देखती अगले की क्या डेज़िग्नेशन है, वो कहाँ है। जब बोलना है, तो बोलना है। जब अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है। लेकिन ये ज़िंदगी के साथ सीखते हैं आप चीज़। अभी वो जब आपके होता है लिए ना और यार, मेरे ये वाली चीज़ फ्री भी होती है, तब जो मर्ज़ी मैं सामने आ मैं जाए। कहूँगा कि आपके लिए और मेरे लिए ना ये चीज़ कहना ईज़ी है, क्योंकि हम लोग वो उस चीज़ से गुज़र गए हैं। लेकिन अगर कोई टीनेजर होगा ना, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इस एज में है ना, तो वो कर लेते हैं।
अभी स्टार्टिंग में जिनकी एज है, मतलब टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं, वो कर लेते हैं, अभी भी काफ़ी लोगों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता है। और एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप जंप करेंगे उस रेस में, ज़िंदगी की रेस में। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस पता कब आता है? काफ़ी लोगों को ना ये चीज़ बोलनी नहीं आती या कहनी नहीं आती। कॉन्फिडेंस जब आप अपनी फील्ड में मास्टर हो जाते हैं ना, मैंने देखा कि एक स्टूडेंट है, इंडियन है या पाकिस्तानी है, उसने 5 साल की उम्र में एमएस ऑफिस का एग्ज़ाम दिया था शायद, और वो काफ़ी हद तक वो कह लें कि वो कामयाब हुआ था, और उसने वर्ल्ड रिकग्निशन जो है हासिल की है। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप कभी कभार आप देखेंगे कि कम एज में लोग बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि मेरे से कम मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं शायद कम उम्र में ही मैं वो कर पाता, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला सीन, लेकिन अभी भी मैं एंटरप्रेन्योर ही हूँ। बहुत सी चीज़ें मेरी चल रही हैं। तो बहुत एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको कम उम्र ही में भी आप लोग ऐसी चीज़ें अचीव कर जाते हैं कि मैं उसकी एक बेस्ट एग्जांपल हूँ कि मैंने आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन अ कंपनी जहाँ पे मैं एज वाइज सबसे कम हूँ। मेरे साथ जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, वो डिग्री होल्डर्स हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास स्किल्स हैं, और मैं उनको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह करनी है, ये चीज़ इस तरह करनी है। ठीक है, सो स्किल्स सीखें, अपने आप को मास्टर करें अपनी फील्ड में, जो भी फील्ड चूज़ करते हैं। ठीक है, और कम एज में भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं काउंट होता। ठीक है, तो मेरी शफ़ा, अगर मैं सिर्फ लास्ट में जो चीज़ कहूँगा और फिर हम पॉडकास्ट एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी टाइम देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी ऊपर हम एपिसोड लेके जा चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, यू कैन अचीव एवरीथिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और सिर्फ पैसे से अपने सक्सेस को ना अचीव कीजिए, मतलब काउंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी से या आपकी लाइफ से किसी दूसरे की ज़िंदगी तब्दील होती है, या आपकी बातों से, आपकी हिम्मत से किसी दूसरे की लाइफ में हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो मैन, यू अर्न माई रिस्पेक्ट, हैट्स ऑफ टू यू। आपने सक्सेस अचीव कर ली। और दूसरों के लिए काम करना सीखें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और यकीन जाने, आपको हमेशा खुशी, इतनी खुशी मिलेगी ना जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। शफ़ा को मैंने ट्रेन किया है, तो जब ये सक्सेस अचीव करती है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आप यकीन जाने कि कभी कभी आंसू निकल आते हैं, खुशी के आंसू। तो अपना गोल रखें, आप ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, किसी को कोई स्किल सिखा सकते हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आप किसी को अपनी सर्विसेज फ्री में दे सकते हैं, दें। मैं ये बस ये कहूँगा, इसके अलावा मेरे पास अभी और अल्फाज नहीं है। थैंक यू सो मच समीर, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था, सेशन नहीं कहूँगी, आज हम की हमारी जो एपिसोड थी रम्स की, वो एक वही वाली बात है, एक अपनी ना वो थेरेपी हो चुकी है हमारी कि बस मैं ये ना तो एंड पे यही कहूँगी कि जो मैं हमेशा तुमसे कहती भी आई हूँ पहले भी या सारा कुछ, कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये जो Alright. ये जो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना इस टाइम पे, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो हम ये रम्स कर रहे हैं, ये सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से है। So much. क्योंकि समटाइम्स में हमें ना सिर्फ़ सिर्फ़ एक वो चाहिए होता है, एक एक हाथ चाहिए होता है जो हमें थाम ले। हमें बस एक वो आवाज़ चाहिए होती है, जो हमारी उस मुश्किल में ना हमें वो आवाज़ सुनाई दे सके। वो कुछ वो एक कान चाहिए होते हैं जो हमें सुन सकें उस टाइम पे। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। नहीं, तिनका तो ख़ैर नहीं, मैं कहूँगी एक एक बहुत ही वो तनावर और घना दरख़्त कहूँगी कि वाक़ई ही मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर मेरे पिछले 4-5 महीने जब मैंने जॉब छोड़ी और वो सारा कुछ हुआ, तो वाक़ई में अगर तुम ना होते उस टाइम पे तो मैं पता नहीं कौन-से डिप्रेशन के 7वें अंधे कुएँ में जाके ना मैंने छलांग लगा देनी थी। देखो एक मोटिवेशन जो तुमने दी, जिस तरह हम लोगों ने ये टाइम गुज़ारा एक साथ, जिस तरह मैंने सीखा, सारा कुछ हुआ, थैंक यू सो मच। बस एंड यही है कि जो जितना तुम्हारा थैंक यू कर सकती हूँ ना उतना कम है। मैं तुम्हें हमेशा ये कहती हूँ कि बाज़ लोग ना हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं ना वो
किसी दुआ का, किसी नेक काम का अजर बनकर आते हैं। और मैं कहती हूँ ये बहुत खुशनसीबी की बात है समीर, जब हम किसी की अल्लाह हमें किसी की ज़िंदगी में अजर बनाकर भेजे, एक किसी नेकी का सिला बनाकर भेजे, एक अच्छा वसीला बनाकर भेजे। ये भी बड़ी मैं कहती हूँ बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है समीर, कि अल्लाह जब हमें चूज़ कर रहा है किसी की ज़िंदगी में जानने के लिए, किसी की कहानी का एक किरदार बनने के लिए, वो हमें एक अच्छा किरदार बना रहा है। वो हमें एक अच्छा वसीला बना रहा है, एक अजर बनाकर भेज रहा है। हर ऐसे किसी के नसीब में मैं कहती हूँ जब दुआ माँगो ना तो यही भी दुआ माँगो कि जब भी आप किसी की कहानी में खुदा हमें क लेकर जाए, तो हमें एक अच्छे किरदार के तौर पर लेकर जाए। जब वहाँ से निकाले, तब भी एक अच्छे किरदार के तौर पर निकाले। ये भी हमारे इख्तियार में नहीं होता समीर। लोग कहते हैं ना कि हमारे इख्तियार में होता है, नहीं होता। ये सब अल्लाह का इख्तियार है। वो कहते हैं ना कि खुदा की सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएँ तो फिर आप खुदा ही ना बन जाएँ। हाँ, हाँ। इसलिए ज़िंदगी और के कुरान हाँ, बहुत सी हाँ, ऐसी फ़ेज़ेज़ होती हैं, बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं, जो अभी तक सब किसी पे भी रिवील नहीं हुए। शायद हो ही नहीं सकते। नबियों पे, पैगंबरों नबियों पे में हुए भी हैं, नहीं लेकिन हुए, वो भी लिमिटेड, जो उनका लेकिन जितना काम था, उससे ज़्यादा उनके ऊपर कुछ भी ज़ाहिर नहीं वो हुआ। कहते हैं ना कि अल्लाह जो है ना अ, 2 तरह अब देखो एक नबी है और एक खुदा है, ठीक है? नबी जिसने पहचान करवाई खुदा की, खुदा जो खुदा है, जो अज़ल से है, अबद तक रहेगा। कहते हैं जब आप किसी बंदे की जब नबी जो थे, नबी भी हमारी तरह इंसान थे, बस ये था कि उन पे वही उतरती थी, सारा कुछ था। आप किसी नबी को जब किसी नबी के लिए अपनी जुस्तजू करते हैं ना, तो आप शायद किसी न किसी मुकाम पर उसको पा लेते हैं। लेकिन अल्लाह जो है ना, अल्लाह कभी भी अपने तक मुकम्मल आने नहीं देता इंसान को। वो बहुत कहते हैं ना मुश्किल। रूमी ने ऐसे ही कहा था ना कि खुदा कहता है ना कि मैं एक छुपा हुआ राज़ था। मैं चाहता था मुझे पहचाना जाए, तभी मैंने इंसान को तख्लीक किया। वही कहते हैं ना, अक्सर कभी-कभार वो लोग इतनी बहस करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ पे कि ये चीज़ क्यों नहीं मुझे पता, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? तो भाई नहीं कैसे पता होगी? तो चलता आपको है पता चल ही नहीं वो सकती। अल्लाह जानता है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो आप खुदा नहीं हो जाएँगे। हाँ, खुदा का मतलब ही यही है ना समझ में आने वाली चीज़। एग्ज़ैक्टली। चलिए शफ़ा, आपने स्टार्ट किया था, आप ही एंड करें क्योंकि मैं आज आपका गेस्ट हूँ। थैंक यू सो मच समीर खान कि आज आपने जो अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी के नशीब-ओ-फ़राज़, अपना रम्ज़ हमसे शेयर किया। तो इंशाल्लाह जब ये सफ़र आगे जाएगा, तो आगे और भी हमारे साथ इस सफ़र में हमसफ़र शरीक होंगे। हमारी इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है और मैं यही कहूँगी कि जो हमारी ये एपिसोड देखेंगे या इन द एंड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमसे लाज़मी शेयर करें। हमने ये स्टार्ट ही आपके लिए किया है, ये रम्ज़ आपका प्लेटफ़ॉर्म है, ये हमारा नहीं है। आप आना चाहते हैं, आप आएँ, लाज़मी आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।